let us go ahead with our discussion on the topic of, Namrata madam, on the topic of cost sheet. We have solved various questions. I think one question was given to you as a homework. Simultaneous equations का question होता, which I am assuming that in the last 2 days of holiday you probably must have solved it. समजा सॉल्व केला नसेल तर मला आता सांगू नका की मी सॉल्व केला नाही आहे म्हणून ते, पण स्वतःला लक्षात ठेवा की आपण CA इंटरमला आलेलो आहोत, पण तरीसुद्धा आपण अभ्यासाला सिन्सिअर झालेलो नाही आहोत. असं करून चालणार नाही. बाकी सगळ्या क्लासमध्ये मुलांना पिरियडवरून ठेवतात, सकाळी 7:30 पासून ते रात्री 7:30-8 पर्यंत. आपल्याला छानपैकी वेळ मिळतो. यूज द टाइम इन अ मोर इफेक्टिव मैनर. ओके, डोंट वेस्ट इट. CA इंटरमीडिएट एकदम दाहिने हाथ का खेल तब बनेगा जब हम लोग CA इंटरमीडिएट के लिए जितना चाहिए उतना सिंसियरिटी दिखाएंगे, और ज़्यादा सिंसियरिटी का ज़रूरत नहीं है. मैं बोलूँगा उतना ही होमवर्क करने का है. जिस दिन दिया उस दिन होमवर्क कर दोगे तो इट इज़ मोर ईजी. उसको पेंडिंग रखोगे, चलो सैटरडे को करूँगा, चलो संडे को करूँगा, चलो क्लास में आने के बाद करूँगा, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. ओके, एज फार एज पॉसिबल ट्राई टू डू इट इमीडिएटली. चलो फिर आइए. यस, सो ये लास्ट लेक्चर में मेरे ख्याल से मैंने 10th क्वेश्चन आपको डिस्कस करके रखा हुआ था. ये नंदिनी मल्होत्रा ना. यस, बसा. The cost structure of an article selling price of which is rupees 45,000, material is 50%, labor 20%, overheads 30%. An increase of 15% in the cost of materials and 25% in the cost of labor is anticipated. These increased costs in relation to the selling price would cause a 25% decrease in the present profit per article. You are required to determine the profit per article being earned at present as well as the new selling price so as to earn the same percentage of profit as to sales as before. आपका आंसर ऐसा आना चाहिए. प्रेजेंट प्रॉफिट पर आर्टिकल इज 15,000 and new SPPU is 50,625. आया है क्या? नहीं आया रहेगा तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा. आ गया? आकांक्षा, नम्रता, सिया, आर्य, घर के बच्चे मेरे, आ गया क्या आंसर? मैथिली? हाँ सर. ओके, वेरी गुड. सो नाउ वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक प्रश्न मी करणार, एक प्रश्न तुम्हाला क्लासमध्ये करायला देणार आणि मग हा टॉपिक संपेल. हा टॉपिक संपला की आपण मग ह्याच्यासारखाच त्याचा जो चुलत भाऊ आहे त्याचं नाव आहे युनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, तो टॉपिक चालू करूया. सगळे प्रिन्सिपल सेम टू सेमच आहेत. सो इट इज गोइंग टू बी इझी थिंग. ओके, फर्स्ट लेक्चर असं तरी घाबरू नको, समजेल व्यवस्थितपैकी. हां, चलो. इन अ मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी फॅक्टरी ओव्हरहेड्स आर चार्ज ॲज अ फिक्स पर्सेंटेज बेसिस ऑन डायरेक्ट लेबर. ओके, व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट. फॅक्टरी ओव्हरहेड्सला चार्ज कसं करता येते? ॲज अ फिक्स पर्सेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर. म्हणजे डायरेक्ट लेबरच्या 5% किंवा 10% किंवा 15%, ऐसा कुछ तो वो लोग सोच रहे हैं. एंड सेलिंग ओवरहेड्स आर चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट. अब आप सब लोग बड़े होशियार बच्चे हो, मैं थोड़ा सा बुद्धू बच्चा हूँ, तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़ होता है. 2 अलग अलग शब्द देख के मैं कन्फ्यूज़ हो गया हूँ कि फैक्ट्री ओवरहेड्स पहले बोला है और बाद में फैक्ट्री कॉस्ट बोला है. तो दोनों में एक ही शब्द आ गया है ऐसा मुझे लग रहा है. क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ? यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स बोला है और यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट बोला है. तो दोनों में फैक्ट्री शब्द है, मतलब दोनों सेम है कि दोनों अलग अलग है? अलग अलग है. फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब क्या है? फैक्ट्री में किया हुआ इनडायरेक्ट खर्चा. और फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या है? प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद, ओपनिंग और क्लोजिंग WIP एडजस्ट करने के बाद जो बचता है उसको हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं. देखो तुम लोग होशियार बच्चे हो, तुम्हारे साथ बैठ बैठ के मुझे भी सब कुछ याद आना चालू हो गया. सो इट्स अ गुड थिंग नाउ. सो फैक्ट्री ओवरहेड्स अलग बात है और फैक्ट्री कॉस्ट अलग बात है. दी फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st ऑफ मार्च. त्यांनी आपल्याला हिंट देऊन ठेवलेली आहे की पहिली गोष्ट डायरेक्ट मटेरियल असेल, दुसरी गोष्ट डायरेक्ट लेबर असेल. डायरेक्ट मटेरियल आणि डायरेक्ट लेबरला ॲड केलं की तुम्हाला प्राइम कॉस्ट मिळेल, प्राइम कॉस्ट मिल जाएगी. और फिर उसमें तुमको फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने का है. वो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना रहने वाला है? तो डायरेक्ट लेबर का कुछ ना कुछ तो परसेंटेज रहने वाला है, बट कितना परसेंटेज है वो नहीं बोल के रखा हुआ है. फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद आपको फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगी. फिर उस फैक्ट्री कॉस्ट का अपने को क्या करना है? आइए जी मैडम. ओके, उस फैक्ट्री कॉस्ट का अपने को क्या करना है? कुछ ना कुछ तो परसेंटेज ऐड करना है. दैट विल गिव अस द अमाउंट ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स. ओके, द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st ऑफ मार्च. प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी. मतलब ये प्रॉब्लम टेंडर कॉस्ट शीट जैसा प्रॉब्लम भी है क्योंकि वो परसेंटेज की बात कर रहा है. एट द सेम टाइम ये ब्लैक शू पॉलिश, ब्राउन शू पॉलिश जैसा भी प्रॉब्लम है क्योंकि ये इन द सेम ईयर 2 अलग अलग प्रोडक्ट की बात कर रहा है. हमने ऐसे 2 प्रॉब्लम किए थे. एक प्रॉब्लम कौन सा था अपना? XD XE एंड ब्लैक शू पॉलिश, ब्राउन शू पॉलिश, जहाँ पे 1 साल के अंदर 2 अलग अलग प्रोडक्ट एक ही फैक्ट्री में बनते रहेंगे तो खर्चे को डिवाइड कैसे करने का, ऐसा एक प्रॉब्लम था.
और बाद में हमने दूसरे प्रॉब्लम किए थे टेंडर कॉस्ट शीट, जहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कि कोई फर्नीचर वाला है जिसके पास वो शायद रॉट आयरन का आपको बेड बना के देगा, सिंगल बेड, डबल बेड, बंक बेड और डाइनिंग टेबल और स्टडी टेबल और कुर्सियाँ, ऐसा अलग अलग चीज़ें बनाता है। तो फिर उसको बताना पड़ता है कि हर एक पर्टिकुलर जो ऑर्डर उसके पास आने वाली है, मेड टू ऑर्डर वाला बिजनेस है, रेडीमेड बिजनेस नहीं है। तो मेड टू ऑर्डर वाला बिजनेस रहेगा तो उसको बताना पड़ता है हर एक कस्टमर को कि भैया आपके घर के हिसाब से मैं आपको जो बना के देने वाला हूँ, ये बेड, डबल बेड, सिंगल बेड, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, कुर्सियाँ वगैरह जो भी कुछ बना के दूंगा, सोफा कम बेड, तो उसकी कीमत क्या लगाने वाला हूँ। तो कीमत लगाने के लिए उसको क्या सोचना पड़ता है, पहले मटेरियल का खर्चा कितना आएगा वो एस्टिमेट करना आसान है, लेबर का खर्चा कितना आएगा वो भी एस्टिमेट करना शायद आसान है, लेकिन ओवरहेड्स का खर्चा कितना आएगा वो एस्टिमेट करना डिफिकल्ट रहता है। क्यों? क्योंकि ओवरहेड्स हम लोग हर एक ऑर्डर के हिसाब से नहीं करते हैं, ओवरहेड्स आर जनरली इनकर्ड फॉर द मंथ। क्लास में कितने बच्चे हैं उसके हिसाब से मैं स्टूडेंट्स को नोट्स दूंगा, तो जितने ज़्यादा बच्चे उतना ज़्यादा नोट्स, जितने कम बच्चे उतना कम नोट्स। मतलब नोट्स का खर्चा पर स्टूडेंट बेसिस पे होता है। प्रोफेसर को मैं पर स्टूडेंट बेसिस पे पेमेंट कर सकता हूँ कि आपके वजह से ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे आप ज़्यादा पैसा ले लो, आपकी वजह से कम स्टूडेंट आएंगे आपको कम पैसा मिलेगा, तो भैया मन लगा के काम करो। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? जहाँ तक हो सके वहाँ पे क्लास के स्टूडेंट का ज़्यादा भला हो जाए, उनका मार्क्स बढ़ जाए, इसके हिसाब से आप प्यार से उनको सिखाओ, ज़रूरत पड़ी तो डबल सिखाओ, रिवीजन करवा के लो, जिसकी वजह से अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को फायदा हो जाएगा, उनको फायदा हो जाएगा, अपने को फायदा हो जाएगा, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाएंगे, आपका पेमेंट बढ़ जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो वेरिएबल कॉस्ट, ईजी टू एस्टिमेट। लेकिन रेंट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का खर्चा, क्लास में 4 बच्चे लोग बैठे हैं, 4 बच्चे लोग घर पे बैठे, क्लास में 40 बच्चे लोग बैठे, 40 बच्चे लोग घर पे बैठे, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस उतना ही लगने वाला है, एसी उतना ही चालू होने वाला है, लाइट्स उतना ही चलने वाला है, प्रोजेक्टर उतना ही चलने वाला है, कंप्यूटर उतना ही चलने वाला है। इसका मतलब लाइट बिल मेरा उतना ही आने वाला है। भले ही एक आध दिन बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑनलाइन बैठने को डिसाइड किया और कम स्टूडेंट ने क्लास में आने को डिसाइड किया, तो भी ये तो सब ऐसे ही चलेगा। क्लासरूम का रेंट इज नॉट इनकर्ड पर स्टूडेंट, क्लासरूम का रेंट इज नॉट इनकर्ड इवन फॉर पर बैच, कि सी एंटर के बैच का रेंट, ऐसा नहीं है। ये क्लासरूम एक महीने का रेंट डायरेक्टली डिसाइड करेगा। तो ये जो खर्चा है वो मैं अगर एक एक स्टूडेंट के पास वसूल करना चाहता हूं तो मुझे डिफिकल्टी आती है। स्टूडेंट को बोल सकता हूं भैया तेरे पास से फीस जो वसूल करने वाला हूं वो फीस में अंदर क्या चाहिए मुझे, नोट्स का खर्चा तू दे दे और प्रोफेसर का खर्चा तू दे दे और थोड़ा रेंट का भी खर्चा दे। बोलते हैं सर बताओ फिर मेरे लिए नोट्स का खर्चा कितना, बताओ सर मेरे लिए प्रोफेसर का खर्चा कितना, बताओ सर मेरे लिए रेंट का खर्चा कितना, मेरे लिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना। तो उसमें से प्रोफेसर का खर्चा और नोट्स का खर्चा एक स्टूडेंट के लिए कितना किया है बताना आसान है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए रेंट का खर्चा कितना किया है, एक स्टूडेंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना खर्चा किया है, ये बताना डिफिकल्ट है, क्योंकि वो खर्चा वैसे किया ही नहीं है। तो अगर मैं वो खर्चा स्टूडेंट कैसे वसूल नहीं करूंगा तो मैं खड्डे में जाऊंगा, और वसूल करूंगा तो मुझे गलत तरीके से वसूल करना नहीं चाहिए, वरना क्लास की फीस ज़्यादा हो जाएगी। क्लास की फीस ज़्यादा हो जाएगी, बच्चों लोग पहले ही बोलेंगे यार ये क्लास ज्वाइन नहीं करने का, दूसरे किसी क्लास में चले जाएंगे। तो इतना सब सोच के रखा था, अच्छा करूंगा, बच्चों को सिखाऊंगा, कोई आएगा नहीं तो सिखाऊंगा क्या। इसका मतलब मुझे वो कॉस्ट को, जो ओवरहेड्स के कॉस्ट है, उसको वसूल करने का अच्छा टेक्निक डेवलप करना पड़ेगा। तो टेंडर कॉस्ट शीट के अंदर हमने सीखा था कि किस तरह से हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशंस करके रखते हैं कि भले ही वो एक एक यूनिट के लिए नहीं किया रहेगा तो भी जनरली कौन से चीज़ों का खर्चा ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ज़्यादा घंटे का लेक्चर लूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे, सो मोर आर द लेबर कॉस्ट, मोर आर गोइंग टू बी द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। मैं ज़्यादा लेक्चर ले रहा हूँ, साइली मैडम ज़्यादा लेक्चर ले रही है, नीरज सर ज़्यादा लेक्चर ले रहा है, अभय सर लेक्चर ले रहे हैं, वैभव सर ज़्यादा घंटों का लेक्चर लिया तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लग जाएगा। सो देयर इज अ समवॉट रिलेशनशिप, नॉट एग्जैक्ट रिलेशनशिप, अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ वेजेस एंड अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। ज़्यादा घंटों के लिए फैक्ट्री में काम होगा, लेबर ज़्यादा घंटा काम करेगा तो मशीन ज़्यादा चलेगी, मतलब डिप्रेशन ज़्यादा होगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा होगा, फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल का खर्चा ज़्यादा होगा, फैक्ट्री सुपरवाइजर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मतलब सुपरवाइजर का सैलरी ज़्यादा हो जाएगा। सो वी कैन सेफली अज्यूम कि फैक्ट्री ओवरहेड्स का डायरेक्ट लेबर के साथ अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप रहता है। कोई बच्चा इमीडिएटली बोलेगा नहीं सर आप जो बोल रहे हो बराबर नहीं है, आपने जो बोला वो सब ठीक है, गैस एंड वाटर एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड डिप्रिसिएशन एंड फैक्ट्री सुपरवाइजर का सैलरी, ये सब चीज़ें ज़्यादा लेबर मतलब ज़्यादा होने का चांसेस है, लेकिन रेंट किधर बढ़ेगा। मैं बोलूँगा येस, इसलिए तो मैंने अप्रोक्सीमेट शब्द यूज़ किया है, मैंने एग्जैक्ट वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। हम बोल सकते हैं ठीक है, अगर आप परफेक्ट चाहिए इसके लिए रुकोगे तो आप आगे जा ही नहीं सकोगे, आपको कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, वो ठीक है इतना तो कम से कम है ही, तो ऑन एन एवरेज यहाँ तक उसको हम लोग एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे तो भी चलेगा। जिस तरह से हम शादी करने के बारे में सोचते हैं, शादी कैसे करना चाहिए, 36 गुण जमने चाहिए, लेकिन हमेशा 36 गुण जमेंगे तो ही शादी करेंगे ऐसा बोलेंगे तो देयर इज अ चांस शादी होगी ही नहीं। हम बोलेंगे 36 नहीं जमे तो भी क्या हुआ, कम से कम 30 तो जम गए, चलो अच्छी बात है। तो ठीक है भैया, दोनों साथ कभी कभी झगड़े हो जाएंगे, कभी आगे पीछे हो जाएगा, कभी ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन फिर भी चल जाएगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। वैसे यहाँ पे बोल रहा है कि रेंट का खर्चा परफेक्टली
लेबर के साथ जुड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी रेंट का खर्चा कौन सा, फैक्ट्री का है, तो फैक्ट्री के बाकी के खर्चे जो है वो लेबर के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो लोग इसके साथ भी डाल दो बस। दैट्स व्हाई दे हैव टोल्ड कि फैक्ट्री ओवरहेड्स आर चार्ज एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। और फिर उन्होंने दूसरा ऑब्जर्वेशन किया है कि उनके फैक्ट्री में जो सेलिंग ओवरहेड्स है, उन्होंने पिछले 2 साल, पिछले 3 साल, पिछले 10 साल का ऑब्जर्वेशन किया, तो उनको समझा जब जो फैक्ट्री कॉस्ट ज़्यादा थी तब सेलिंग ओवरहेड्स ज़्यादा थे, जब जो फैक्ट्री कॉस्ट कम थी तब सेलिंग ओवरहेड्स कम थे। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो ये उनका खुद का ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन को उन्होंने अपने को इन्फॉर्मेशन देके रखा है, उसको यूज़ करके हम लोग भी फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने वाले हैं। तो देखो अभी डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा कितना, 19,000 15,000, डायरेक्ट लेबर का खर्चा कितना, 15,000 25,000। मतलब इस प्रॉब्लम में ब्लैक शू पॉलिश, ब्राउन शू पॉलिश जैसा मटेरियल के खर्चे को 2 पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डिवाइड करके दिया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर ब्लैक शू पॉलिश, क्या ब्राउन शू पॉलिश इज ट्वाइस या फिर 10% एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू ब्लैक, ऐसा कुछ झमेला नहीं है। मटेरियल इसके लिए कितना, मटेरियल उसके लिए कितना ऑलरेडी दिया हुआ है। डायरेक्ट लेबर ए के लिए कितना, बी के लिए कितना अलग से दिया हुआ है। सेल्स का अमाउंट भी दे दिया, अच्छी बात है। मतलब दे आर नॉट आस्किंग अस टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स, ऐसा कुछ बोला नहीं। सेल्स भी देके रखा है। सेल्स का अमाउंट कितना है, 60,000 एंड 80,000। और प्रॉफिट का अमाउंट कितना है, 25% ऑन कॉस्ट एंड 25% ऑन सेलिंग प्राइस। बी केयरफुल, दोनों सेम टू सेम ऐसा लगेगा। एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है कि घाई में हम लोग कुछ गलत चीज़ें देखते हैं, जो नहीं लिखा हुआ अपने को दिखना चालू होता है, दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है अपने को। तो उस दिव्य दृष्टि को जरा कंट्रोल करने का, एक 25% है बट वो ऑन कॉस्ट है, और दूसरा 25% है बट वो ऑन सेल्स प्राइस है। दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। इग्नोरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, क्योंकि सर आपने डायरेक्ट मटेरियल दिया, डायरेक्ट लेबर दिया, ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड्स बोल के रखा था फर्स्ट पैरा में, और ऊपर से सेलिंग ओवरहेड्स भी बोल कर रखा था फर्स्ट पैरा में, बट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, जनरल ओवरहेड्स, उसके बारे में आपने कुछ बोला नहीं है। उन्होंने बोला सर बता दिया, इग्नोर कर दो उसको, इग्नोर कर दो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को। फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑन डायरेक्ट लेबर एंड परसेंटेज ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। खतरनाक पॉइंट है, अच्छा प्रॉब्लम। एग्जाम में फट से स्ट्राइक ही नहीं होगा, क्या करने का क्या नहीं करने का। देखो जब तुमको परसेंटेज निकालने का रहता है तो तुमको 2 चीज़ें चाहिए रहती है। एक चाहिए रहता है न्यूमरेटर और एक चाहिए रहता है डिनोमिनेटर। फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज। जैसे कि मैंने आपको आपका गूगल फॉर्म भरने को बोला था, क्लास में एडमिशन लिया तो उसके अंदर एक कॉलम था कि सीए फाउंडेशन का नहीं तो ग्रेजुएशन का परसेंटेज कितना वो लिखो, ऐसा करके एक पर्टिकुलर वहाँ पे पॉइंट था। तो आपने कैसे कैलकुलेट किया रहेगा, आपको खुद को मिला हुआ मार्क्स सीए फाउंडेशन के एग्जाम में डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100। सो न्यूमरेटर क्या है, आपका खुद का मार्क्स। डिनोमिनेटर क्या है, टोटल मार्क्स विच कैन बी सिक्योर्ड इफ यू गेट 100%। हर एक सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे तो अपने को सब मिला के 400 मार्क मिल सकते हैं टोटल मार्क्स इंटू 100। ऐसा करोगे तो आपको परसेंटेज मिलता है। मतलब कुछ तो न्यूमरेटर चाहिए और कुछ तो डिनोमिनेटर चाहिए। वो बोल रहे फैक्ट्री ओवरहेड्स इज अ न्यूमरेटर एंड डायरेक्ट लेबर इज द डिनोमिनेटर। सर डिनोमिनेटर मालूम है, प्रोडक्ट ए का डिनोमिनेटर कितना है, 15,000 है, प्रोडक्ट बी का डिनोमिनेटर कितना है, 25,000 है, मिला कर आपको सबको। लेकिन प्रोडक्ट ए का फैक्ट्री ओवरहेड्स जो न्यूमरेटर बन सकता है और प्रोडक्ट बी का फैक्ट्री ओवरहेड्स जो उसका न्यूमरेटर बन सकता है वो पता ही नहीं है। सबको समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रोडक्ट ए का फैक्ट्री ओवरहेड्स और प्रोडक्ट बी का फैक्ट्री ओवरहेड जो न्यूमरेटर बन सकता है वो मालूम ही नहीं है कितना है करके। तो न्यूमरेटर नहीं पता और डिनोमिनेटर पता है तो मैं परसेंटेज नहीं निकाल सकता हूं। मैं बोलूंगा हाँ चलो सीएफसी का परसेंटेज तुम्हारा मैं कैलकुलेट करता हूं, बताओ कितना मार्क्स मिला। बोलेंगे सर मैं नहीं बताऊंगा मुझे कितना मार्क्स मिला, आप परसेंटेज निकाल के देखो। मैं बोलूंगा अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार, आइदर यू शुड टेल मी न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर चलो मैं ढूंढ लेता हूँ, 4 सब्जेक्ट है, 100 मार्क का सब्जेक्ट है, 400 मार्क डिनोमिनेटर में कर लिया, नो प्रॉब्लम। बट न्यूमरेटर तो बता, जब तक वो नहीं बताएगा तो आगे कैसे जाऊंगा? समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो यू शुड टेल मी प्रोडक्ट ए का न्यूमरेटर कितना, प्रोडक्ट बी का न्यूमरेटर कितना। नहीं बताएगा तो मैं आगे नहीं जा सकूंगा। बोलते हैं सर मैं नहीं बताऊंगा, फिर भी आप दिमाग चला के कैलकुलेट करके दिखाओ। सेकंड बोलता है एंड परसेंटेज ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। परसेंटेज ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। मैं बोलूंगा फिर फैक्ट्री कॉस्ट बता। और फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आती है? फैक्ट्री कॉस्ट का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है फैक्ट्री कॉस्ट का? अगर आपको याद रहेगा तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट। अभी डब्ल्यूपी वाला कुछ दिया नहीं उन्होंने, इसलिए मैं ग्रॉस और नेट को मैं भूल जाता हूँ। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो यार जब तक तू मुझे फैक्ट्री ओवरहेड्स का अमाउंट नहीं बताएगा तब तक मैं फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता। डायरेक्ट मटेरियल मुझे मालूम है, डायरेक्ट लेबर मुझे मालूम है, मतलब मैं डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को जोड़ के फैक्ट्री कॉस्ट निकाल सकता, सॉरी प्राइम कॉस्ट निकाल सकता हूं।
अब अगर मुझे कोई फैक्ट्री ओवरहेड्स बता दे तो मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करके फैक्ट्री कॉस्ट निकाल सकता हूँ, लेकिन तुम फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं बोल रहे हो और ऊपर से बोल रहे हो कि फैक्ट्री ओवरहेड्स का परसेंटेज निकालो। अरे यार, जिसकी अमाउंट ही पता नहीं है उसका परसेंटेज कैसे निकालूंगा? और अगर वो परसेंटेज पता हो जाए तो मैं अमाउंट निकाल दूँ, अमाउंट मिल जाए तो मैं टोटलिंग कर दूँ, टोटलिंग कर दूँ तो मुझे फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाए, और फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाए तो मैं फिर उसके हिसाब से फिर से बार सेलिंग ओवरहेड्स का परसेंटेज निकाल सकता हूँ। लेकिन तू सेलिंग ओवरहेड्स का भी अमाउंट नहीं बता रहा है और फैक्ट्री कॉस्ट का भी अमाउंट नहीं बता रहा है और फैक्ट्री ओवरहेड्स का भी अमाउंट नहीं बता रहा है, ऊपर से मुझे ही पूछ रहा है कि बताओ परसेंटेज कितना। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? सो दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, दिस इज मोर ऑफ अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ कॉस्ट शीट प्रॉब्लम, मोर ऑफ अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम। अपने को मैथमेटिक्स के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, फिर मुझे कुछ ना कुछ तो अजम्पशन करना पड़ेगा। मैं क्या अजम्पशन करूंगा देखो, क्योंकि इक्वेशन क्रिएट करने का मुझे, साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसा मुझे इक्वेशन क्रिएट करने का, मैं बोलूंगा फिर शायद ऐसा कुछ तो अज्यूम करेंगे कि प्रोडक्ट ए का जो फैक्ट्री ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर है, प्रोडक्ट ए के फैक्ट्री ओवरहेड्स का डायरेक्ट लेबर के साथ अगर कंपैरिजन किया और उसका परसेंटेज निकाला, तो जो भी कुछ परसेंटेज उसका है एग्जैक्टली सेम परसेंटेज प्रोडक्ट बी के फैक्ट्री ओवरहेड्स का प्रोडक्ट बी के डायरेक्ट लेबर के साथ है। मतलब अगर सपोज मैं यहां पे किधर तो फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखता हूं, कितने अमाउंट मुझे पता नहीं, तो प्रोडक्ट ए का फैक्ट्री ओवरहेड्स और प्रोडक्ट ए के डायरेक्ट लेबर का आपस में संबंध है, कुछ तो रिलेशनशिप है, एक परसेंटेज है, और इनका भी आपस में संबंध है, कुछ तो रिलेशनशिप है, परसेंटेज है। तो मैं अज्यूम करूंगा कि ये जो रिलेशनशिप है, सपोज अगर वो 10% है तो ये भी रिलेशनशिप 10% है। सर आप ऐसा अजम्पशन क्यों करते हो? क्योंकि देखो दोनों प्रोडक्ट कहां पे हो रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर ही हो रहे हैं, सॉरी दोनों प्रोडक्ट कहां पे हो रहे हैं, एक ही फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं। तो सुबह यहीं पे सीए फाउंडेशन के बच्चे बैठे हैं और दोपहर को यहीं पे सीए इंटर के बच्चे बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि सीए फाउंडेशन के बच्चे किसी और क्लासरूम में बैठे हैं और सीए इंटर के बच्चे किसी और क्लासरूम में बैठे हैं। अगर फाउंडेशन के बच्चे और इंटरमीडिएट के बच्चे दोनों एक ही क्लासरूम में बैठे हैं तो यहाँ पे सुबह भी इतने ही ट्यूबलाइट चलेंगी, सुबह भी इतने ही एसी चलेंगे, सुबह इतना ही कंप्यूटर चलेगा, इतना ही प्रोजेक्टर चलेगा। मतलब सुबह अगर 2 घंटे का लेक्चर रहेगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का बिल जितना आता है, दोपहर को इंटर के बच्चे आने के बाद फिर से 2 घंटे का लेक्चर हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी बिल उतना ही आने वाला है। सीए फाउंडेशन का बैच मतलब मेरा प्रोडक्ट ए है और सीए इंटर का बैच मतलब मेरा प्रोडक्ट बी है। सीए फाउंडेशन के बच्चों को प्रोफेसर सिखा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ रहा है, सीए इंटर के बच्चों को प्रोफेसर सिखा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ रहा है। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? तो आई कैन सेफली अज्यूम दैट सिंस बोथ द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द सेम फैक्ट्री, देन विल अज्यूम कि दोनों का खुद का फैक्ट्री ओवरहेड्स का, दोनों के खुद के डायरेक्ट लेबर के साथ जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप अलग अलग नहीं है। मतलब प्रोडक्ट ए में शायद 10% और प्रोडक्ट बी में शायद 15% है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में सेम टू सेम है। सिमिलरली वो सेलिंग ओवरहेड्स का एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट अपने को कंसिडर करना है, वहां पे भी मैं अज्यूम करूंगा कि दोनों प्रोडक्ट एक ही फैक्ट्री से निकल रहे हैं तो दोनों के ऊपर सेलिंग ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट परसेंटेज सेम है। अमाउंट सेम ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं परसेंटेज सेम ऐसा बोल रहा हूं। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? सो प्लीज डोंट बी अंडर रॉन्ग इंप्रेशन कि मैं ऐसा बोल रहा हूं कि प्रोडक्ट ए का फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड प्रोडक्ट बी का फैक्ट्री ओवरहेड्स का अमाउंट सेम है। अमाउंट सेम नहीं होगी क्योंकि दोनों के लेबर का अमाउंट अलग है, एक का 15,000 एक का 25,000 है। क्योंकि फाउंडेशन का लेक्चर 3 घंटे का होता है और इंटरमीडिएट का लेक्चर 7-7.5 घंटे का होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वर्कर ज़्यादा घंटा काम करेंगे, प्रोफेसर ज़्यादा घंटा काम करेंगे, तो इसका लेबर का भी खर्चा ज़्यादा आएगा और ज़्यादा टाइम इलेक्ट्रिसिटी चलेगा। सो इलेक्ट्रिसिटी का बिल का अमाउंट इंटरमीडिएट की वजह से ज़्यादा आएगा और फाउंडेशन की वजह से कम आएगा। लेकिन फाउंडेशन का लेबर और फाउंडेशन का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का आपस का रिलेशनशिप और इंटरमीडिएट का लेबर और इंटरमीडिएट का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का आपस का रिलेशनशिप सेम है, परसेंटेज सेम है, ऐसा मैं कंसिडर कर रहा हूं। मैं ये कंसिडर कर रहा हूं कि इंटरमीडिएट के वक्त ऐसा नहीं होता है 7.5 घंटे का लेक्चर है पर उसके अंदर 5 घंटा लाइट बंद, एसी बंद, सब कुछ बंद और मोमबत्ती में पढ़ाई करते बच्चा लोग, ऐसा कुछ नहीं है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? यहां पे भी 7-7.5 घंटा लेक्चर चलेगा तो लाइट, एसी सब चीजें चल रही है पूरा टाइम और वहां पे भी सेम टू सेम चल रही है। मतलब आई कैन कंसिडर दैट द रिलेशनशिप इज गोइंग टू रिमेन सेम। नो सिंस इन इंटरमीडिएट 7.5 घंटे का लेक्चर है, इसका मतलब वर्कर ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा वेजेस लेके जाएंगे, तो इधर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी बढ़ते जाएगा, बट वो प्रोपोर्शन सेम रहेगा। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू कंसिडर। इज इट क्लियर? घर के बच्चे समझा करें? जिया मॅडम, मैथिली मॅडम समजतं का नक्की? येस सर. ओके, व्हेरी गुड. चलो जी,
तो फिर अपना डायरेक्ट मटेरियल मिल गया, डायरेक्ट लेबर मिल गया, सेल्स मालूम है, प्रॉफिट मालूम है, अपने को ये नहीं पता कि फैक्ट्री ओवरहेड्स है तो कितने हैं और सेलिंग ओवरहेड्स है तो कितने हैं। ये मालूम है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, कितना परसेंटेज वो भी नहीं पता। ये मालूम है कि सेलिंग ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, बट कितना परसेंटेज है नहीं पता। फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अभी अज्यूम किया कि सब कुछ एक ही फैक्ट्री के अंदर हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि बाबा नहीं, बजाज का पल्सर उनके चाकण फैक्ट्री से बन रहा है और बजाज का क्या स्कूटर उनके हरियाणा के फैक्ट्री से बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका पल्सर अभी यहीं से बन रहा है और उनका क्या स्कूटर वूटर रहेगा वो यहीं से बन रहा है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी दोनों सेम जगह चल रहे हैं, तो हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि उनका परसेंटेज सेम है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? शैल आई गो अहेड? ओके, तो फिर मैं क्या करूंगा अभी? कॉस्ट शीट ऑफ अ फैक्ट्री, हेडिंग आ गया, कॉलम कौन से आएंगे? पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं लिख दूं यहाँ पे टोटल एंड पर यूनिट, टोटल एंड पर यूनिट, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स के बारे में प्रॉब्लम इज साइलेंट, दैट्स व्हाई आई एम फोर्स्ड टू इग्नोर पर यूनिट कॉलम एंड टू कंसिडर ओनली द टोटल कॉलम। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, तो सबसे पहले कौन आएगा? अपना डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। वो तो मेरे ख्याल से आसान है, उसके लिए मुझे किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। मुझे ऑलरेडी मालूम है प्रोडक्ट ए का डायरेक्ट मटेरियल 19,000 है और प्रोडक्ट बी का 15,000 है और इनका वेजेस 15,000 है और इनका वेजेस 25,000 है। इसका मतलब 19 प्लस 15 टोटलिंग करके बताइए कितना आंसर आता है आपका? सॉरी, 34,000 की प्राइम कॉस्ट आई है श्रुति मैडम, एंड 15 प्लस 25 मतलब हो गया कितना? 40,000 मिला। अब क्या बाकी? फैक्ट्री ओवरहेड्स। झंझट आ गया, सोचना पड़ेगा। मुझे इतना मालूम है कि ये फैक्ट्री ओवरहेड्स को कैलकुलेट करने के लिए मैं ऐसा कुछ तो एरो मार्क करने वाला हूं। वो डायरेक्ट लेबर का कुछ ना कुछ तो परसेंटेज है। कह रहे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूं? सॉरी फॉर दैट। डायरेक्ट लेबर का कुछ ना कुछ तो परसेंटेज है। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर टू बी रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। ये परसेंटेज कितना है? शायद वो 10% रहेगा, शायद वो 15% रहेगा, शायद वो 25% रहेगा, वी डोंट नो। बट इतना मालूम है कि प्रोडक्ट ए के लिए भी वो 10% रहेगा तो प्रोडक्ट बी के लिए भी वो 10% रहेगा। सर ऐसा कैसे आपको पता चला? पता नहीं चला, मैंने अज्यूम किया। सर आप ऐसे कैसे अज्यूम कर सकते हो? क्योंकि दोनों सेम फैक्ट्री से बन रहे हैं एंड प्रॉब्लम इज साइलेंट। अगर प्रॉब्लम खुद बोलेगा नहीं सर प्रोडक्ट ए का ना काम अलग तरीके से चलता है और प्रोडक्ट बी का ना काम अलग तरीके से चलता है, प्रोडक्ट ए के काम के लिए फैक्ट्री में अलग ओवरहेड्स होते हैं, प्रोडक्ट बी के काम के लिए फैक्ट्री में अलग ओवरहेड्स होते हैं, मैं बोलूंगा फिर ठीक है, अभी तू बताएगा तो वैसा करूंगा बाबा, बट तू कुछ नहीं बताएगा तो मैं अज्यूम करूंगा कि सेम टू सेम है। हम किधर जा रहे हैं? नासिक में। कौन सा फैक्ट्री में जा रहे हैं? सुला वाइन्स के फैक्ट्री में जा रहे हैं। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? वहाँ पे रेड वाइन भी बनती है और वहाँ पे व्हाइट वाइन भी बनती है ग्रेप्स की। अब तू बताएगा कि व्हाइट वाइन बनाने को अलग टाइप का वो काम करना पड़ता है और रेड वाइन को अलग काम करना पड़ता है, मैं बोलूँगा ठीक है फिर अलग अलग ओवरहेड्स हो सकता है बाबा, लेकिन तू कुछ नहीं बताएगा, मैं बोलूँगा फिर जो ओवरहेड्स व्हाइट वाइन को बनाने के लिए लगते हैं वही ओवरहेड्स रेड वाइन को बनाने के लिए भी लगते रहेंगे। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? दैट्स व्हाई आई एम नॉट मेकिंग सेपरेट एरो मार्क फ्रॉम हियर कि अब इसका एरो मार्क अलग यहाँ पे और इसका एरो मार्क अलग यहाँ पे, ऐसा कुछ करने का मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली दोनों सेम ही है, ऐसा हमने अज्यूम किया हुआ है। क्लियर ऑल ऑफ यू? घर के बच्चे, शैल आई गो अहेड? यस सर। ओके, तो फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है पता नहीं, सेलिंग ओवरहेड्स कितने पता नहीं, लेकिन ये मालूम है कि जितनी अपनी फैक्ट्री कॉस्ट रहेगी उसका कुछ ना कुछ तो परसेंटेज सेलिंग ओवरहेड्स रहने वाला है। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? ये भी किसने बोला? प्रॉब्लम ने बोला। और हमने क्या अज्यूम कर दिया कि परसेंटेज ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड परसेंटेज ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी मस्ट बी सेम। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने पता नहीं, प्रॉफिट कितना है वर्किंग नोट नंबर 1 देख लेंगे बाद में, और सेल्स प्राइस कितना अपना 60,000 एंड 80,000 दिया हुआ है। तो चलो भैया और बहना, सेल्स प्राइस कितना है? 60,000 अरे पहला वाला, और दूसरा कितना है? 80,000। फिर प्रॉब्लम कहता है कि प्रॉफिट कितना है आपका? 25% ऑन कॉस्ट एंड 25% ऑन सेल्स प्राइस। मैं बोलूंगा फिर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट प्रोडक्ट ए के लिए क्या बोल दूंगा कि 25% ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 25/100 इज इक्वल टू 1/4 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू क्या रे? 1/5 ऑन सेल्स इज इक्वल टू 60,000 इंटू 1/5 12,000। तो मुझे ये मिल गया 12,000 और दूसरे के लिए क्या है? 25% ऑन सेल्स ही ऑलरेडी। एम आई करेक्ट? सो राइट हियर 25% ऑन सेल्स। अब इसको मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं 80,000
इंटू 25% इज इक्वल टू 20,000। मतलब मैं यहाँ पे 20,000 लिख सकता हूँ, और जो दिमाग चलाएगा उसको समझेगा कि ये काफ़ी आसान चीज़ बन गई अभी कि समथिंग समथिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है पता नहीं है, तो समथिंग समथिंग प्लस 12,000 इज इक्वल टू 60,000 एंड समथिंग समथिंग प्लस 20,000 इज इक्वल टू 80,000। इसका मतलब समथिंग समथिंग क्या रहेगा, 48,000 एंड 60,000। सर नहीं प्लस लिखा है, तो आप प्लस करने के बजाय माइनस क्यों कर रहे हो, दिमाग चलाओ। हम सीधा जा रहे हैं कि उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। तो लिखा रहेगा प्लस मतलब करना पड़ेगा माइनस, और लिखा रहेगा माइनस मतलब करना पड़ेगा प्लस। आई होप इट इज क्लियर टू अंडरस्टैंड। घर के बच्चे समझा करेंगे। यस सर। 48 और 60 का इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम ने मुझे नहीं दिया था, वो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ सेलिंग प्राइस गिवन बाय द प्रॉब्लम एंड प्रॉफिट परसेंटेज गिवन बाय द प्रॉब्लम। आई हैव फाउंड आउट व्हाट मस्ट बी द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। नाउ बच गया तो क्या बच गया, सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड्स बच गया। एक बार फैक्ट्री ओवरहेड्स मिल जाए तो मैं फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट कर लूँ, और एक बार फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाए तो बाद में सेलिंग ओवरहेड्स कैलकुलेट करूँ। लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे फैक्ट्री ओवरहेड्स का परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर मालूम रहना चाहिए, मालूम नहीं है। और सेलिंग ओवरहेड्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे सेलिंग ओवरहेड्स का परसेंटेज ऑन लेबर मालूम रहना चाहिए, मुझे मालूम नहीं है। और हमने क्या अजम्पशन किया फिर इन दैट केस, इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन वी आर अज्यूमिंग दैट the percentage of direct labor, percentage of factory overheads on direct labor for product A and B is same and same is the case with selling overheads। फिर मैं अभी सुनो ठीक से, कोई कोई बच्चा लोग जो मैंने बोला वो सुनते हैं और जो नहीं बोला वो भी सुन लेते हैं, उनके पास दिव्य दृष्टि भी रहती है, दिव्य कान भी रहते हैं। बोलते हैं सर आपने क्या बोला कि परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑन डायरेक्ट लेबर फॉर प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी आर सेम एंड परसेंटेज ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स ऑन फैक्ट्री कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी आर सेम। मतलब उनको लगता है कि ये वाला परसेंटेज और ये वाला परसेंटेज भी सेम है। मैंने ये नहीं बोला कि परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स टू डायरेक्ट लेबर एंड परसेंटेज ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स टू फैक्ट्री कॉस्ट आर सेम। दोनों का रंग मैंने अलग अलग यूज किया, एक का ग्रीन कलर यूज किया, एक का ऑरेंज कलर यूज किया, या फिर येलो कलर, जो भी कुछ आपको दिखता रहेगा उसके हिसाब से, क्योंकि प्रोजेक्टर में कलर थोड़ा अलग दिखता है वहाँ पे। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ, गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई। तो भैया ऐसा मत समझना कि दिस इज इक्वल टू दिस, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि इसका परसेंटेज एंड इसका परसेंटेज सेम रहेगा, और मैं बोल रहा हूं कि इसका परसेंटेज और इसका परसेंटेज सेम रहेगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूं। सर वो कितना परसेंटेज पता नहीं, मैं बोलूंगा ये x है, ऐसा अज्यूम करता हूं, सॉरी ये अगर मैं अज्यूम करता हूं कि ये x है तो ये भी x ही रहेगा, मतलब ये भी x ही रहेगा। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड नेक्स्ट दूसरे वाले को मैं अज्यूम करता हूँ कि ये y रहेगा तो ये भी y रहेगा, मतलब ये भी y ही रहेगा। सबको समझा कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, गॉट द आइडिया, क्लियर, सिंपल, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। आकांक्षा मैडम समझा, आर्य सर, नवीन मैडम समझता क्या नक्की, ओके वेरी गुड, सुकेश, प्राजक्ता, गुड, वेरी नाइस। अभी x और y मिल गए रहेंगे तो फिर मैं इक्वेशन क्रिएट कर सकता हूँ। क्या इक्वेशन क्रिएट कर सकता हूँ कि फैक्ट्री कॉस्ट कितनी रहेगी, 34,000 प्लस 15,000 का x टक्का। क्या रे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ, आर यू गेटिंग द पॉइंट, क्योंकि x परसेंटेज हमने अज्यूम किया है ना उसका, वो गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई। वो x परसेंटेज करके अज्यूम किया हुआ है, तो वो डायरेक्ट लेबर का x परसेंटेज रहेगा। डायरेक्ट लेबर कितना है, 15,000 है, 15,000 को x परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया तो अपने को क्या मिल जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स का अमाउंट मिल जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा, वो 25,000 का x। क्या करता है क्या, अरे बोला ना प्लीज, घर के बच्चे नहीं समझा तो पूछने का बाबा लोग, बेबी लोग। हाँ ये 15,000 का x हो जाएगा और ये 25,000 का x हो जाएगा। काय नाही समजलं, जर काय 10% आहे बाळा तर फॅक्टरी ओव्हरहेड्स किती सांग बरं मला। मग ॲरो मार्क कुठनं केला मी, डायरेक्ट लेबर किती आहे, आणि तुला मी पर्सेंटेज स्वतः सांगितलं की 10% आहेत, 15,000 इंटू 10%, मग कितीला सांग बरं, 1,500, बरोबर की नाही। आता ते 10% मला माहिती आहे, मला x% माहिती आहे, मी काय करणार मग, 15,000 इंटू x कन्सिडर करणार, सिंपल, म्हणजे 15,000 x होणार ना। काय हां मग डायरेक्ट लेबर हे आहेत ना 15,000,
हो, मग डायरेक्ट लेबर डिनॉमिनेटरच आहे. अरे माझ्या राजा, तुला पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करायचं असेल तुला काय म्हणायला लागेल, डायरेक्ट लेबर अपॉन फॅक्टरी ओव्हरहेड्स असं म्हणायला लागेल. आपल्याला पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करायचं नाही, आपण पर्सेंट आपण अजून केलं की X% आहे म्हणून ते. त्यामुळे आता आपण अमाऊंट कॅल्क्युलेट करतो आहोत. मग तू काय म्हणणार, फॅक्टरी ओव्हरहेड्स इंटू हे पर्सेंटेज, हे आपण X अजून केलं ना, इज इक्वल टू सॉरी फॅक्टरी ओव्हरहेड्स नाही सॉरी डायरेक्ट लेबर इंटू हे पर्सेंटेज इज इक्वल टू फॅक्टरी ओव्हरहेड्स असं म्हणणार आपण. कळत आहे का? मग आता इंटू करणार ना आपण, आपल्याला हे कॅल्क्युलेट करायची अमाऊंट आहे. आपण अमाऊंट कॅल्क्युलेट करतो ना इकडे. नाही सर मला पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करा, तुम्ही अमाऊंट का कॅल्क्युलेट करताय. अरे मला पर्सेंटेज दिलेलं नाही आहे म्हणून मी X अझ्युम केलेला आहे. मग आता मला पर्सेंटेज मिळालं असं मी कन्सिडर करतो की पर्सेंटेज X आहे. समजलं का? पर्सेंटेज X आता मला अमाऊंट कॅल्क्युलेट करायची. मग सो इफ यू गिव मी द पर्सेंटेज आय फाइंड आउट अमाऊंट, इफ यू गिव मी द अमाऊंट आय फाइंड आउट द पर्सेंटेज. कळते का मी काय म्हणतो ते नक्की? हाँ चलो, तो ये 15,000 X हो गया और ये 25,000 X हो गया. फिर मैं कंसिडर कर सकता हूँ, घर के बच्चे समझ ला ना नक्की? हो सर. हाँ, फिर मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि बाबा इसका टोटलिंग कितना आएगा. इसका टोटलिंग आएगा 34,000 प्लस 15,000 X. बरोबर आहे की नाही? याची टोटलिंग काय येईल 40,000 प्लस 25,000 X. ही कसली अमाऊंट आहे सांगा. 34,000 प्लस 15,000 X कसली अमाऊंट आहे सांगा. फॅक्टरी कॉस्टची अमाऊंट आहे. बरोबर. आणि 40,000 प्लस 25,000 X काय आहे, फॅक्टरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी आहे. पण आपल्याला फॅक्टरी कॉस्ट मिळाली आणि आपल्याला पर्सेंटेज माहिती आहे. पर्सेंटेज किती आहे, Y% आपण अझ्युम केलं होतं मग कशी. म्हणजे मग मी सेलिंग ओव्हरहेडची अमाऊंट कशी कॅल्क्युलेट करू शकतो, 34,000 प्लस 15,000 X इंटू Y. कळतंय का? घरची बाळं कळलं का रे? जिया मॅडम कळतंय का? हो हो सर, थोडं 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 कळतंय. ठीक आहे, आता पूर्ण कळून घेऊया आपण, नो प्रॉब्लेम. XY नाही येते, इंटू वाय बाबा लोक प्लीज. तर तुम्हाला सरांनी XY लिहिलं म्हणून परत. त्याच्या मी आता ब्रॅकेटच्या बाहेर लिहितो, मग तुम्हाला कळलं की ते मल्टिप्लिकेशन केलं आहे त्यामध्ये. ओके. आणि इकडे काय असणार आहे 40,000 प्लस 25,000 X इंटू वाई. याद रखने का ये कॉस्टिंग नहीं है, ये मैथमेटिक्स है. एक्स और वाई जो आपने स्कूल में सीखा हुआ है, तो ज़्यादा डरिए मत कि सर कुछ तो नया आ रहा है. कुछ नया नहीं है, जो आप पहले से करते आ रहे हो वही कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं है. तो नाउ आई कैन क्रिएट एन इक्वेशन. व्हाट इज द इक्वेशन? फैक्ट्री कॉस्ट प्लस सेलिंग ओवरहेड्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स. फिर से एक बार, फॅक्टरी कॉस्ट प्लस सेलिंग ओव्हरहेड्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स. म्हणजेच 34,000 नीट आहे का, 34,000 प्लस 15,000 एक्स प्लस 34,000 प्लस 15,000 एक्स इंटू वाय इज इक्वल टू 48,000. हे माझं पहिलं इक्वेशन क्रिएट झालं. आणि दुसरं इक्वेशन काय असेल, 40,000 प्लस 25,000 एक्स प्लस 40,000 प्लस 25,000 एक्स इंटू वाय मस्ट बी इक्वल टू 60,000. कळत आहे? इक्वेशन आणि इक्वेशन टूला आपण मग सिम्प्लिफाय करत द्यायचं आणि आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. मग कसं सॉल्व करायचं सर, मला काहीच आठवत नाही, मी शाळेमध्ये अभ्यास करत नव्हतो किंवा नव्हते. तर बघा, देअरफॉर फॉलोइंग इक्वेशन्स कॅन बी फॉर्म. प्रोडक्ट ए साठी काय असणार आहे, 34,000 प्लस 15,000 एक्स प्लस 34,000 प्लस 15,000 एक्स इंटू वाय इज इक्वल टू 48,000. आपलं इक्वेशन नंबर 1 झालं. आणि 40,000 प्लस 25,000 एक्स प्लस 40,000 इंटू 40,000 प्लस 25,000 एक्स इंटू वाय इज इक्वल टू 60,000. आपलं इक्वेशन नंबर 2 झालं. मग मी काय करतोय, त्या इक्वेशनला सिम्प्लिफाय करायचा प्रयत्न करतोय. मी म्हणणार की हा जो पोर्शन आहे, पहिलं ब्रॅकेट जे आहे ते दोन्हीकडे कॉमन आहे. कळते का मी काय म्हणतो ते? पहिलं ब्रॅकेट जे आहे ते दोन्हीकडे कॉमन आहे. कळते का रे घरची बाळं? तर मग ते ब्रॅकेट साईडला काढून ठेवलं आणि मग म्हटलं याच्यामध्ये काय करायचं, ह्याला 1 कन्सिडर करणार, याला वाय कन्सिडर करणार. सो इंटू 1 प्लस वाय. कळते मी काय म्हटलं ते? सो इंटू 1 प्लस वाय, तिकडे इंटू वाय होतं ना तुमचा, हा सेपरेट राहिला भाग आहे ना. दिस पोर्शन इज सेपरेट, सो दैट इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड एज 1 प्लस वाई, क्योंकि ये 2 बार है ना, इसके लिए इसको 1 प्लस वाई कंसिडर किया हुआ है. कहते हैं का? सो अब इक्वेशन नंबर 3 क्या बन गया, पहले इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन नंबर 3 ने 34,000 प्लस 15,000 एक्स इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 48,000 आणि 40,000 प्लस 25,000 एक्स इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 60,000. मग मी काय करणार, 1 प्लस वायला एलिमिनेट करायचा प्रयत्न करणार. तर मग काय करणार, इक्वेशन नंबर 3 ला इक्वेशन नंबर 4 नी डिवाइड करणार. तर मग 34,000 प्लस 15,000 अपॉन 40,000 प्लस 25,000, कारण 1 प्लस वाय कॅन्सल झालेत, इज इक्वल टू 48,000 अपॉन 68,000 झालेत. कळत आहे का? मग त्यातले 0 0 काढून टाकूया आपण त्याच्यामधले. इज इट क्लिअर ऑल ऑफ यू?
इकडे माझं एक्स लिहायचं राहिलेलं आहे, ते मला एक्स लिहायला लागेल. कळतं आहे ना. 15,x आणि 25,x, मग तो ब्रॅकेट कंप्लीट होते. कारण फक्त आपण 1 + y कॅन्सल केला, आपण एक्स कॅन्सल केलेलं नाही आहे. कळतं आहे का. हां, ते ब्रॅकेट तशीच राहिली. मग त्यातले आता 0 आपण काढून टाकले. उरले किती 34 + 15x अपॉन 40 + 25x इज इक्वल टू 48 / 60. आणि मग काय क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं. 34 + 15x इंटू 60 मस्ट बी इक्वल टू 40 + 25x इंटू 48. ते केलं की काय मिळणार तुम्हाला, एक्सची अमाऊंट मिळणार. एक्सची अमाऊंट किती मिळाली तुम्हाला 0.40. मग एक्सची अमाऊंट मिळाली किती, इक्वेशन नंबर 1 किंवा इक्वेशन नंबर 2 जे तुम्हाला आवडतं त्यामध्ये सबस्टिट्यूट करा आणि सॉल्व करा. नाही सर मी इक्वेशन नंबर 3 मध्ये करतो, तिकडे करा, मला काही प्रॉब्लेम पडत नाही. इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 जे तुमचं आवडतं इक्वेशन त्यामध्ये टाकून द्या आणि मग तुमची वायची अमाऊंट कॅल्क्युलेट करा. एकदा एक्स आणि वायची अमाऊंट मिळाली की ऑटोमॅटिकली काय असणार आपल्याला ते पर्सेंटेज मिळालं आहे. देन वी कॅन कंप्लीट अ कॉस्ट शीट अगेन. कळते का सगळ्यांना. क्लियर. घर के बच्चे समझा करे. हो सर. ओके चलो फिर फटाफट से लिखेंगे अभी ये. ऊपर हेडिंग लिखो कॉस्ट शीट ऑफ अ फैक्ट्री. Cost sheet of a factory. बोला. ऑफ करायचं मॅडम, जरा त्रास होणार. असं काय करता प्लीज, ऑफ नका करायचं मला. मतलब सर्विसला घेऊन जाते सर, तुम्ही काय रखी. तुम लोग इतना बड़ा बड़ा फीस भर के आते हो क्लास को, तो एसी बंद करके तुम बाद में मुझे गाली दोगे कि कैसा सर है करके. फीस पूरा लेते हैं और बाद में एसी बंद कर देते हैं क्या. 26 तो बाहर का टेम्परेचर रहता है. चल अभी चल, आवाज में चल. इथे मला घाम येतो बघ बाळा.
कंप्लीट? Yes, sir. ओके अभी क्या करेंगे हम लोग? वर्किंग नोट नंबर 1 पूरा किया क्या आपने? वर्किंग नोट नंबर 2 करना क्या आपको? ये मुझे लगेगा एक्स एक्स चाहिए, याद रखो, मेरा लिखने का रह गया था वहाँ पे करके। वर्किंग नोट नंबर 2 लिखिए। एक छोटा सा गलती एग्जाम में हो सकता है शायद, कि गलती से कोई बोलेगा x% लिखता हूँ सर करके। सो मैंने सिर्फ x कंसिडर किया, x% नहीं बोला मैंने। अगर x% बोला तो क्या बोलना पड़ेगा मुझे? 20%, 40% ऐसा बोलना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली x बोल रहा हूँ, मतलब 20% रहेगा तो मैं लिखूंगा क्या? 0.2। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं तो फिर ना वो इक्वेशन के अंदर फिर से एक बार डिवाइडेड बाय 100 करते बैठना पड़ेगा सब जगह पे, फिर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट इक्वेशन। इसलिए हमने सिंप्लीफाई किया कि वो इट इज x। तो कोई बोलेगा सर मुझे कितना मार्क मिला, कोई बोलेगा सर मुझे 80% मार्क मिला, दूसरा बोलेगा सर मुझे 0.8 मार्क मिला। दोनों का मतलब एक ही एक्चुअली स्पीकिंग। 80% मतलब 80 पर 100 और 0.8 मतलब 0.8 पर 1। तो 100 के जगह पे अगर आप एक बोलोगे तो मुझे 0.8 मार्क मिला है, 100 के एक के जगह पे आप 100 बोलोगे तो मुझे 80% मार्क मिला है। इट इज वन एंड द सेम। क्लियर है? आज कौन सा तारीख है? 20 तारीख है ना आज?
कंप्लीट. Shall I go ahead now? Everybody? Okay. So based on that, now we can complete our working here. फटाफट से बताइए, आपने ऑलरेडी लिखा हुआ कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट कितना है आपका? 19,000. व्हाट अबाउट प्रोडक्ट बी? 15,000. डायरेक्ट लेबर की अमाउंट कितनी है? एंड 25,000 आई थिंक. सो दैट कम्स टू 34 एंड 40,000. फिर आगे अपना फेवरेट एरो मार्क, ग्रीन कलर का एरो मार्क कर रहा हूँ मैं. तुम लोग ग्रीन कलर मत करो प्लीज़. डायरेक्ट लेबर के वहाँ से 40% कहाँ से अभी वर्किंग किया था आप लोगों ने? 15,000 का 40%, 15 चौक 60 म्हणजे 6,000 माझ्या मताने. चेक कर दीजिए कितना आया. 6,000 आणि 25,000चे 40% म्हणजे किती रे? 10,000. 34 + 6 मध्ये झाले किती? 40,000. आणि 40 + 10 मध्ये झाले किती? 50,000. नेक्स्ट सेलिंग ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ योर फैक्ट्री कॉस्ट, उसका हमने एरो मार्क करना है पेंसिल से. फिर से एक बार 20%. 40,000 से 20% में झाले किती सांगा पटापट? 8,000 आणि 10,000. 40 आणि 8 48, 50 आणि 10 60. प्रॉफिट्स आपण वर्किंग नोट मगाशी केलीच होती. सांगा मला प्रॉफिट किती तुमचा? 12 आणि 20. सो जो अपने को सेल्स दिया था बराबर से 60
और 80 में टैली हो गया, वी आर करेक्ट। कैसा लगा प्रॉब्लम, समझा? सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, अजम्पशन। कौन सा वाला अजम्पशन, कि इसका फैक्ट्री ओवरहेड्स और उसका फैक्ट्री ओवरहेड्स का आपस का परसेंटेज सेम है, और इसका सेलिंग ओवरहेड्स और उसका सेलिंग ओवरहेड्स का आपस का परसेंटेज सेम है, क्योंकि दोनों एक ही फैक्ट्री के अंदर बन रहा है। अमाउंट सेम है, ये अजम्पशन नहीं है, परसेंटेज सेम है, ये अजम्पशन है। उसके लिए याद कर रखने का, फाउंडेशन का लेक्चर 3 घंटा चलता है, इंटरमीडिएट का लेक्चर 7.5 घंटा चलता है। तो फाउंडेशन का भी लेबर का और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का आपस का रिलेशनशिप, और इंटरमीडिएट का लेबर का और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का आपस का रिलेशनशिप सेम रहेगा, बट फाउंडेशन का लेबर का अमाउंट कम है तो इलेक्ट्रिसिटी का भी अमाउंट कम है, और इंटर का लेबर का अमाउंट ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिसिटी का भी अमाउंट ज़्यादा है। समझे घर के बच्चे? शैल आई गो अहेड? यस सर। ओके, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन तुमको करना है, सेम क्वेश्चन, सिर्फ अमाउंट चेंज कर दिया मैंने। इन एन इंजीनियरिंग कंपनी, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड as a percentage of direct wages and administration and selling overheads are absorbed as a percentage of factory cost। सिर्फ अभी एक एक्स्ट्रा शब्द आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग, बट उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का अलग से परसेंटेज और सेलिंग ओवरहेड्स का अलग से परसेंटेज बोला नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक कंबाइंड नाम लिया तो भी चलेगा। मुझे पता है कि मैंने आपको कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट सिखाया है, उस फॉर्मेट में जब भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, उसके बाद आप बोलते हो ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अंडरलाइन, उसके अलग अलग चीज़ें, बाद में ऐड सेलिंग ओवरहेड्स अंडरलाइन, उसके अलग अलग चीज़ें, बाद में कॉस्ट ऑफ सेल्स है। मतलब मुझे पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अलग रहते हैं और सेलिंग ओवरहेड्स अलग रहते हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही बोला एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स कंबाइन कर दो, तो ठीक है, अभी वो खुद ही बोल रहा था, अपने को कुछ टेंशन नहीं है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? एज अ फिक्स परसेंटेज ऑन फैक्ट्री कॉस्ट द कंपनी हैज परचेज द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू 2 जॉब्स अंडरटेकन बाय इट फॉर द पीरियड, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट। बाबा लोग, बेबी लोग, जरा संभल के, इस प्रॉब्लम में अलग अलग नहीं है, प्रॉब्लम आसान है आपके लिए। पिछले प्रॉब्लम एक के लिए ऑन कॉस्ट था, दूसरे के लिए ऑन सेल्स था, यहाँ पे दोनों ऑन कॉस्ट है, और अपने को दिया क्या, सेलिंग प्राइस है, तो बोलना पड़ेगा कि 10% ऑन कॉस्ट, मतलब 10/100 ऑन कॉस्ट, मतलब 1/10 ऑन कॉस्ट, 1/10 ऑन कॉस्ट मतलब 1/11 ऑन सेल्स। कॉस्ट से सेल्स के पास जाना है तो C + P = S मेरे बच्चे, तो 1/10 ऑन कॉस्ट बोल रहा है ना वो, इसका मतलब वो 1/11 ऑन सेल्स बन जाएगा। कर देगा नेक्स्ट पार्ट। और दूसरा क्या है, 20% ऑन कॉस्ट बोला है, 20% ऑन कॉस्ट म्हणजे 20/100 ऑन कॉस्ट, 20/100 ऑन कॉस्ट म्हणजे 1/5 ऑन कॉस्ट, एंड 1/5 ऑन कॉस्ट म्हणजे 1/6 ऑन सेल्स, बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम कॉस्ट टू सेल्स। तो 1/5 ऑन कॉस्ट बोला मतलब 1/6 ऑन सेल्स बन जाएगा। क्लियर? मैं मदद नहीं करूंगा अभी इसके आगे। देखो क्या बोलता है प्रॉब्लम, कंप्यूट दी परसेंटेज रिकवरी रेट्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स एंड प्रॉफिट फॉर ईच ऑफ द 2 जॉब्स यूजिंग द अबव रिकवरी रेट्स, फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब नंबर 103, द एडिशनल डेटा बीइंग डायरेक्ट मटेरियल 24,000, डायरेक्ट वेजेस 20,000 आणि प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस 12.5%। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं पेंडिंग रखूंगा, ये मेरे लिए है, पहले 2 तुमको सॉल्व करने के। चलो स्टार्ट। काय करू? होय श्योर। आत्ता मला वाटतं आपण ऑलरेडी 100% वरती आहोत खरं तर। नाही रे बाळा, मला दिसत नाही याच्यावरती अजून काय मोठं करतील का म्हणून ते। सॉरी, दिस इज द मैक्सिमम थिंग। मैं बाद में एक बार चेक करता हूँ कि कैसे उसको और बड़ा कर सकता हूँ करके।
चलो मुझे कोई बताएगा इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपका, बोलो। इक्वेशन नंबर 1 में डायरेक्टली 42,000 रहेगा। 1,06,000 प्लस 42,000x प्लस का है 1,06,000 प्लस 42,000x इंटू वाई। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया ना। इज इक्वल टू क्या रे? इज इक्वल टू 1,51,500। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 है क्या? क्या 96,000 का है? 54 प्लस 42 96 है, हो रे। हो सर। क्या रे लड़की श्रुति मैडम, 96 ओके। तो सेकंड इक्वेशन क्या रहेगा बोलो आपका? 67,500 प्लस 30,000x प्लस 67,500 प्लस 30,000x इंटू वाई मस्ट बी इक्वल टू 1,06,875। ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 है। फिर बाद में इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 आएगा। फिर बाद में 1 प्लस वाई को हम लोग हटा देंगे। फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग आंसर ढूंढ के निकालेंगे। किया है सबने, घर के लोगों ने? यस सर। ओके ग्रेट। सॉरी। तो आपका आंसर मेरे ख्याल से आया रहेगा फैक्ट्री ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस 60% एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट 25%। आ गया आंसर। उसके हिसाब से क्वेश्चन पूरा किया। कौन सा नहीं आया? करा की? Be quick. Okay. सिद्धांत, shall I go ahead? सो अमाउंट कितनी आ गई है देखो आपकी। फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर जॉब नंबर 101 25,200, ॲडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 30,300 आणि प्रॉफिट किती तुमचा 15,150. जॉब नंबर 102साठी तुमचे फॅक्टरी ओवरहेडची अमाउंट किती आहे 18,000, ॲडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 21,375 अँड प्रॉफिट क्या अमाउंट है 21,375.
अब जॉब नंबर 103 का उन्होंने अलग क्वेश्चन पूछा अपने को। जॉब नंबर 103 में क्या बोलते हैं, यूजिंग द अबव रिकवरी रेट्स, मतलब वो जो तुमने कैलकुलेट किया है 60% और 25%, उसी को यूज़ करना है। फिक्स द सेलिंग प्राइस फॉर जॉब नंबर 103, द एडिशनल डेटा बीइंग डायरेक्ट मटेरियल 24,000, डायरेक्ट वेजेस 20,000 आणि प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस 12.5%, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस 12.5%। तो ठीक है, चलो फिर फटाफट से वर्किंग कर लेंगे हम लोग और कैलकुलेट करेंगे कि जॉब नंबर 103 का सेलिंग प्राइस क्या रहना चाहिए। कैसे वर्किंग आएगा आपका, पहले आएगा कौन, डायरेक्ट मटेरियल, दो कॉलम ऐसा सोचो, एक का नाम है पर्टिकुलर्स और एक का नाम है अमाउंट। उसमें आएगा डायरेक्ट मटेरियल, फटाफट से लिखो रे 24,000, डायरेक्ट वेजेस 20,000, तो आएगी अपनी प्राइम कॉस्ट 44,000, ऐड टू दैट फैक्ट्री ओवरहेड्स जिसका परसेंटेज है 60% फ्रॉम डायरेक्ट वेजेस, तो 20,000 का 60% मतलब 12,000, मेरे ख्याल से अपना अपना ख्याल देखो। सो टोटलिंग आ जाएगी, अपना नाम रहेगा फैक्ट्री कॉस्ट, ऐड टू दैट एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स, ऐड टू दैट एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स जिसका परसेंटेज कितना है 25%, एंड 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है आपकी 56,000 है मेरे ख्याल से। 56,000 का 25% निकालने का बोलो कितना है आपका आंसर, 14,014। तो टोटलिंग आएगा, उसका नाम रखेंगे हम लोग टोटल कॉस्ट, दैट कम्स टू हाउ मच 70,000 मेरे ख्याल से। अपना अपना ख्याल देखो, ऐड टू दैट प्रॉफिट, एंड हाउ मच इज द प्रॉफिट दे हैव टोल्ड, 12.5% ऑन सेलिंग प्राइस। बाबा लोग 12.5% ऑन सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है 10% मतलब ईजी है सर, 10% मतलब 1/10, 20% मतलब 1/5, 12.5% मतलब क्या, कैलकुलेट करके देखो 12.5 अपॉन 100, तो 12.5 1 ज़ा 12.5, 12.5 8 ज़ा 100 होता है, करके देखो 100 को 12.5 से डिवाइड करके देखो, आंसर 8 आता है। इसका मतलब इट इज़ 1/8 ऑन सेल्स। कहते कभी काउंट होते, सर स्पेसिफाई 12.5% ऑन सेल्स इज इक्वल टू 12.5 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1/8 ऑन सेल्स इज इक्वल टू 1/9 ऑन कॉस्ट। बरोबर ना रे, 1/7 ऑन कॉस्ट, शाबाश, वेरी गुड, ध्यान है, मतलब 1/7 ऑन कॉस्ट। सो 70,000 का 1/7 मतलब कितना हो जाएगा 10,000, करते का सबका सेल्स कितना आएगा फिर अल्टीमेटली 80,000, और फिर वो टैली भी हो रहा है बराबर से 80,000 का 1/8 मतलब बराबर से तुम्हारा प्रॉफिट 10,000 आ गया। घर के लोग समझा करे, एक बार देख लो ठीक से। कंप्लीट। कैसा लगा टॉपिक, डिफिकल्ट है कि ईजी है, ईजी है, अंडर कंट्रोल, गुड। सो हियर यू कंप्लीट योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ कॉस्टिंग,
दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट शीट। सैटरडे को अगर अपना लेक्चर होता तो मेरा सैटरडे को ही खत्म होता था, बट सैटरडे को तो भी अभय सर का और बाकी सबका लेक्चर था, इसके लिए कल नहीं पूरा हुआ था। अभी चालू करेंगे नया टॉपिक, उसका नाम है यूनिट और जॉब कॉस्टिंग। ओके, यूनिट और जॉब कॉस्टिंग, इसके लिए मुझे सिंगल आउटपुट यूनिट कॉस्टिंग, अच्छा चैप्टर है, बहुत सारा क्वेश्चंस है। पिछले टॉपिक में हमने 11 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यहाँ पे भी ऐसे हमको एक 15 क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने का है, और यहाँ पे आपका दिमाग ज़्यादा चलाना पड़ेगा। ओके घर के बच्चे, शैल आई स्टार्ट? Yes, sir. ओके ग्रेट। Sir, can you just show me the last screen ones? Yes. Yes, done, sir. ओके गुड। अच्छा तूने पूछा, अभी मैं जस्ट उसको इरेज ही करने वाला था। चल ठीक है। नाउ वी आर गोइंग फॉर दिस चैप्टर 8 एज पर योर स्टडी मटेरियल, जिसका नाम है सिंगल आउटपुट यूनिट कॉस्टिंग। तो सर कॉस्ट शीट में उसमें क्या फ़र्क है? एक्चुअली कुछ बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन हम कौन से इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के हिसाब से फ़र्क पड़ने वाला है। जब मैं पिछले प्रॉब्लम में कॉस्ट शीट की बात कर रहा था, पिछले टॉपिक में कॉस्ट शीट की बात कर रहा था, तो वहाँ पे अपना फोकस था कि बाबा एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स रहेंगे तो कॉस्ट को डिवाइड कैसे करने का, या फिर इस महीने का कॉस्ट पता रहेगा और बाद में एक ऑर्डर रहेगा तो उस ऑर्डर के लिए सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करने का, या फिर गो गेटर जैसा कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा कि कुछ खर्चे फैक्ट्री के है, कुछ खर्चे ऑफिस के है, किधर भी दे के रखे, उसको अरेंज कैसे करने का, फंक्शनल क्लासिफिकेशन कैसे प्रेजेंट करने का। दैट वाज द बेसिक फोकस देयर। बट हमने मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा कुछ मदद नहीं किया था। अब हम लोग यहाँ पे जो काम करने वाले इस टॉपिक में, जो लॉजिक हमने चैप्टर 6 में सीखा, उसी लॉजिक को यूज़ करके हम लोग मैनेजमेंट को कैसे मदद कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले। सो वी आर गोइंग टू बी नाउ लुकिंग एट कॉस्ट एस्टिमेशन इन अ मोर डिटेल मैनर। कॉस्ट एस्टिमेशन करने का तो हमेशा याद रखो, यू आर एस्टिमेटिंग समथिंग, दैट मीन्स यू शुड फोकस ऑन बिहेवियर। आई एम रिपीटिंग अगेन, वेरी सिंपल रूल कि इफ यू वांट टू एस्टिमेट समथिंग देन यू शुड लुक एट बिहेवियर। मेरे कौन से बच्चे को कितना मार्क्स मिलेगा ऐसा मुझे एस्टिमेट करने का है, तो मुझे उसका बिहेवियर पता रहना चाहिए, सिंसियर है कि सिंसियर नहीं है, रेगुलर है कि इरेगुलर है, इसके पहले कैसे पढ़ाई करता था, इसके पहले कितना बार कैसे पढ़ाई करके कितना कितना मार्क्स लाया हुआ है। ये सब चीज़ों को देखने के बाद मुझे समझेगा कि आगे चल के उसका कितना मार्क्स होने का चांसेस है। ऑब्वियसली मैं एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन अगर मोर नियर टू एक्यूरेसी मुझे चाहिए रहेगा तो मुझे बिहेवियर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। गणपति में आपको सपोज वो गणपति विसर्जन का मिरवणूक देखने को जाने का है, अनंत चतुर्दशी का मिरवणूक पुणे में बहुत जोर से चलता है, अलका चौकात वगैरे काय काय सगळं चालतं मस्तपैकी, रात्रभर चालते, रात्रभर कुठे नेक्स्ट दिवसाला पण बरेच वेळेला 5-6 वाजेपर्यंत चालत असते। तो यू हैव एक्सक्यूज मी, यू आर ऑफ द ओपिनियन कि बाबा चलो इस साल में क्या करता हूँ, इस साल में मस्त से मिरवणूक देखने को जाता हूँ, प्रोसेशन देखने को जाता हूँ। You want to take permission from your parent, then you should know the behavior of your parent। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो तुम एस्टिमेट कर पाओगे कि मम्मी हाँ बोलेगी कि ना बोलेगी, डैडी हाँ बोलेगी कि ना बोलेंगे। When you want to take a decision for the future, when you want to estimate the future, then you should know the behavior first। डैडी स्ट्रिक्ट है कि डैडी लीनियंट है, मम्मी स्ट्रिक्ट है कि मम्मी लीनियंट है, ये पहले पता रहना चाहिए। वो पता रहेगा तो हम डिसाइड करते कि पहले किसको पूछने का। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? देन वी कैन डिसाइड और देन वी कैन इंश्योर दैट आवर प्रेडिक्शंस आर गोइंग टू बी मोर एक्यूरेट। तो सेम इज द केस विद कॉस्ट। अगर मुझे अगले साल में कितना कॉस्ट आना चाहिए या फिर आने वाला है ये प्रेडिक्ट करने का रहेगा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉस्ट के बिहेवियर को सीख के लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट को सीखना है तो कॉस्ट को हम लोग 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। नेचर के हिसाब से हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। फंक्शन के हिसाब से बोलते हैं हम लोग प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट के अंदर 3 अलग अलग लोग रहते हैं, एक का नाम क्या रहता है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरे का नाम डायरेक्ट लेबर, तीसरे का नाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ओवरहेड्स के अंदर 3 जगह पे ओवरहेड्स होते हैं फंक्शन में, फैक्ट्री का काम करने वाला, नहीं तो ऑफिस का काम करने वाला, नहीं तो सेलिंग का काम करने वाला। इसके लिए फैक्ट्री ओवरहेड्स, नहीं तो ऑफिस ओवरहेड्स, नहीं तो सेलिंग ओवरहेड्स। और बिहेवियर के हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि आइदर इट कैन बी फिक्स कॉस्ट और इट कैन बी वेरिएबल कॉस्ट। जब मैं आपको कॉस्ट शीट सिखा रहा था तब मैं सिर्फ वो जो नेचर वाला क्लासिफिकेशन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या फिर फंक्शन वाला क्लासिफिकेशन है
प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड्स, उसकी तरफ ध्यान दे रहा था, तब मैं बिहेवियर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। मैं बोला था कि बिहेवियर का बाद में अपने को यूज़ करना पड़ेगा, तो जिसका हमें था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। अब अपने को बिहेवियर का क्लासिफिकेशन यूज़ करने का है। सो बिहेवियर क्लासिफिकेशन के हिसाब से जाने का रहेगा, तो ये अपना पुराना चार्ट है, मैं कुछ नया नहीं करना हूँ। तो देर आर टू डिफरेंट पार्ट्स, आइदर इट कैन बी फिक्स कॉस्ट और इट कैन बी वेरिएबल कॉस्ट, आइदर इट कैन बी फिक्स कॉस्ट और इट कैन बी अ वेरिएबल कॉस्ट। तो फिर फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, इसके हिसाब से अगर मुझे जाने का रहेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले समझ के लेना पड़ेगा कि उनका बिहेवियर किस तरह से, हाउ कैन आई प्रेडिक्ट वेरिएबल कॉस्ट किस तरह से बिहेव करेगी या फिर फिक्स कॉस्ट किस तरह से बिहेव करेगी। तो सबसे पहले याद रखो, अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होता रहेगा, ठीक से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होता रहेगा तो मैं उसको वेरिएबल कॉस्ट कहूंगा। दोनों कंडीशंस कौन सा है, ऑलवेज चेंजिंग इन टोटल, द कॉस्ट इज ऑलवेज चेंजिंग इन टोटल एंड नेवर चेंजिंग इन पर यूनिट। I repeat, always changing in total and never changing in per unit, then it can be called as a variable cost. मैंने अपने क्लास का नोट्स प्रिंट आउट करने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए एक दुकान के साथ मेरा ऑलरेडी टाइप है, उसको बोलता हूँ बाबा मेरा क्लास का नोट्स तो मैं सिर्फ मेल करूँगा, बोलूँगा इतना निकाल, वो निकाल के दे, उसके बाद मेरा सब कवर पेज वगैरह सब रेडी रहता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो उसको मैंने पूछा कि बाबा इस साल क्या खर्चा लगाएगा, बोलता है सर आपके क्लास का दोनों ग्रुप का बच्चों का अगर नोट्स देने का रहेगा तो इन दैट केस मैं एक बच्चे के पीछे आपको 7,000 रुपया चार्जेस लगाऊंगा, क्योंकि आपका अलग अलग बुक्स रहता है, उसका बाइंडिंग, कलर, प्रिंट आउट, क्या क्या अलग अलग चीज़ें, तो मैं 7,000 रुपया चार्जेस लगाऊंगा एक बच्चे के पीछे 7,000। तो इसका मतलब नेवर चेंजिंग इन पर यूनिट इन द करंट ईयर। इन द करंट ईयर 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू 7,000। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू 7,000 मतलब नॉट चेंजिंग इन पर यूनिट, पर स्टूडेंट, पर यूनिट। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 4 रहेंगे तो 7,000 इंटू 4, टोटल बिल मेरा 28,000 आएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 40 रहेंगे तो 40 इंटू 7,000 मतलब 2,80,000 हो जाएगा। सो चेंजिंग इन टोटल बट नॉट चेंजिंग इन पर यूनिट। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग अगेन, ऑलवेज चेंजिंग इन टोटल बट नेवर चेंजिंग इन पर यूनिट। तो ऐसे कॉस्ट को मैं क्या कंसिडर करूंगा, मैं बोलूंगा ये बिहेवियर कौन सा वाला है, वेरिएबल बिहेवियर है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, फॉर प्रेडिक्शन पर्पज, ऐसे कॉस्ट में अगर आपको प्रेडिक्शन करने का रहेगा तो ऑलवेज कंसिडर वीसीपीयू। वीसीपीयू म्हणजे काय, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फॉर प्रेडिक्शन पर्पज ऐसे कॉस्ट में ऑलवेज कंसिडर वीसीपीयू। एनी चेंज इन द प्राइस लेवल और एफिशिएंसी इज मेड इन द पर यूनिट फर्स्ट। फिर मैं अगले साल उसको वही बोला, नोट्स वाले को बोला अरे मेरे पास इस साल 50 बच्चे लोग, लास्ट ईयर के मेरे सब बच्चे खुश हो गए, उन्होंने अपने पास अपने दोस्तों को सबको रिकमेंड किया तो सब लोग आ गए, अपने क्लास में 50 बच्चा लोग हो गए। तो अभी 7,000 इंटू 50 मतलब मैं 3.5 लाख रुपए का चेक भेज रहा हूँ। बोलता है सर नहीं 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 ऐसा नहीं, अभी चेंज हो गया। मैं बोलता अरे ऐसा क्या बोलता है, वेरिएबल कॉस्ट का रूल है नेवर चेंजिंग इन पर नेट। बोलते हैं सर नेवर चेंजिंग इन पर नेट व्हेन द प्राइस लेवल रिमेन्स सेम, लेकिन अगर प्राइस लेवल चेंज होगी तो इन दैट केस वी विल हैव टू कंसिडर कि चेंज इन द प्राइस लेवल शुड बी मेड इन द पर यूनिट फर्स्ट। ये मैंने एग्जांपल दिया था, किसका बर्थडे मैंने एग्जांपल दिया था, कैलकुलेटर देने वाली है सबको करके, नम्रता का, बराबर ना। तो नम्रता ने बोला कि मैं सीए फाउंडेशन क्लियर हो गई हूँ, मुझे अपने क्लास के सब बच्चों को क्या देने का है, कैलकुलेटर देने का है खुद के बर्थडे के टाइम। तो उसने पूछा दुकानदार को कितना का कैलकुलेटर, से बोला 175 रुपये का कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर करके। तो नम्रता ने पूछा सर सीए फाउंडेशन सी एंटर के सब बच्चे अपने क्लास में है, सब मिला के कितना है, मैं बोला 100 बच्चा लोग है। बोलते चलो चलेगा ठीक है। दुकानदार को बोला 100 बच्चा लोग के हिसाब से मुझे 175 के हिसाब से कितना अमाउंट आएगा, दुकानदार बोला 17,500, बराबर। फिर नम्रता घर पे गई, पिताजी का 17,500 रुपीज़ कैश में लेके दुकान में गई नेक्स्ट डे को, और 100 कैलकुलेटर लेने के लिए बैग लेके गई थी साथ में। दुकानदार बोला नम्रता मैडम मेरा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हो गया, मैं आपको गलती से 175 बोला, एक्चुअली स्पीकिंग 177 रुपया है। तो नम्रता ने बोला ठीक है ये लो 17,500 और ये 2 रुपये का कॉइन। तो बोले कि नहीं नहीं यार प्राइस चेंज हो गया है, तो इसका मतलब दैट चेंज इन प्राइस शुड मेड इन पर यूनिट फर्स्ट। मतलब अभी तुमको क्या करना पड़ेगा, अगले साल मेरा दुकानदार बोलता है सर नहीं लास्ट ईयर के लिए कागज का खर्चा, जेरोक्स का, टोनर का खर्चा, लाइट बिल वो सब उसके हिसाब से था, तो मैंने आपको बोला था लास्ट ईयर में एक बच्चे के पीछे 7,000 रुपये का खर्चा। बट अभी सर कागज का प्राइस बढ़ गया है, इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ गया है, और टोनर जो जेरोक्स कंपनी का से आता है मशीन के अंदर उसका रेट बढ़ गया है सर, तो अभी मैं 7,000 में आपको बुक्स नहीं दे सकूंगा। अब मुझे अगर आपको बुक्स देने का तो मुझे 7,100 रुपया लगेगा। तो मतलब चेंज हुआ तो पहले क्या चेंज हुआ, रेट पर स्टूडेंट चेंज हो गया। अमाउंट तो वैसे भी चेंज होने वाली थी, लेकिन पहले चेंज होगा तो क्या चेंज होता है, प्राइस लेवल में चेंज हो गया, एफिशिएंसी में चेंज हो गया। इन दैट केस दोस चेंजेस हैपन फर्स्ट इन पर यूनिट।
तो एस्टिमेट करने के टाइम हमेशा किसकी तरफ देखने का, पर यूनिट की तरफ देखने का। अगर प्रॉब्लम बोलता रहेगा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल मटेरियल का खर्चा बढ़ गया है, तो मटेरियल का खर्चा बढ़ने का जो भी कुछ रेट्स चेंज है दे शुड बी मेड इन द पर यूनिट फर्स्ट, नॉट इन द टोटल डायरेक्टली। टोटल में हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे। जैसा उसने बोला कि 177 रुपये का कैलकुलेटर है, तो अपने को बोलना पड़ेगा 177 मतलब कल का 175 प्लस 2 रुपीज इज इक्वल टू 177, 177 इंटू 100 इज इक्वल टू 17,700। ऐसा करके वर्किंग होता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो वेरिएबल कॉस्ट का स्पेशलिटी क्या बोला मैंने, ऑलवेज चेंजिंग इन टोटल, नेवर चेंजिंग इन पर नेट। अभी ये सेंटेंस में अटकने का नहीं, सर ऐसा कैसे बोलते हो नेवर चेंजिंग इन पर नेट, प्राइस लेवल चेंज हो सकता है। मैं बोलूंगा हाँ, अनलेस देयर इज अ चेंज इन प्राइस यू विल फाइंड दैट इट रिमेन्स सेम इन पर नेट, अनलेस देयर इज अ चेंज इन एफिशिएंसी इट रिमेन्स सेम इन पर नेट। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? बट एफिशिएंसी में चेंजेस हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं। और प्राइस लेवल में चेंज हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। और अगर एफिशिएंसी में या फिर प्राइस लेवल में या फिर दोनों में चेंजेस हो गए तो वो चेंजेस पहले किस में करने के, पर यूनिट में करने के, और बाद में टोटल के पास जाने का, डायरेक्टली टोटल के पास जाने का नहीं। दैट्स द रूल फॉर वेरिएबल कॉस्ट। सो पहले मैं आपको बता रहा हूं रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग कि ये कॉस्ट वेरिएबल है कि फिक्स्ड है, और बाद में बताओ रूल्स फॉर एस्टिमेशन कि अगर वेरिएबल है तो उसको एस्टिमेट करने के लिए रूल क्या है। रूल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन क्या है, ऑलवेज चेंजिंग इन टोटल बट नेवर चेंजिंग इन पर नेट, दैट मीन्स यू कैन वेरी इजीली आइडेंटिफाई दैट दिस इज अ वेरिएबल कॉस्ट। सर अभी वेरिएबल कॉस्ट पता चल गया। सो प्रेडिक्ट करने का रूल क्या है, तो प्रेडिक्ट करने का रूल है कि पहले प्रॉब्लम को ठीक से पढ़ो, देखो भैया प्राइस लेवल में कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कुछ हो गया कि नहीं हो गया, एफिशिएंसी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या। अगर वो चेंजेस होते रहेंगे तो वो वाले चेंजेस पहले किस में कर दो, पर यूनिट में कर दो, और उसके बाद में टोटल का अमाउंट कैलकुलेट करो, डायरेक्टली कैलकुलेट मत करो। सो फॉर प्रेडिक्शन पर्पस रूल क्या है, ऑलवेज कंसिडर वीसीपीयू, एनी चेंज इन द प्राइस लेवल और एफिशिएंसी इज मेड इन द पर यूनिट फर्स्ट एंड देयरआफ्टर यू कैन फाइंड आउट द टोटल। सबको समझा? तो आई एम रिपीटिंग अगेन, मैंने आपको दो अलग अलग रूल सिखाए। पहला रूल किसके लिए है, फॉर आइडेंटिफिकेशन, दीज रूल्स आर फॉर आइडेंटिफिकेशन बाबा लोग बेबी लोग। एंड दीज रूल्स आर फॉर प्रेडिक्शन। करते का क्लियर? ओके। इसका अगर मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने का रहेगा तो इसका ग्राफ कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा। एक्स एक्सिस पे क्या है मेरा, यूनिट्स है, और वाई एक्सिस पे क्या है मेरा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, इसलिए उसको टीवीसी बोलते हैं। तो ये जो कर्व है ये किसका कर्व है, टीवीसी का कर्व है। टीवीसी म्हणजे काय, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जेव्हा तुमचं नंबर ऑफ युनिट 0 असतील तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पण 0 आहे। दुकानदाराला मी विचारलं, अरे यार कितना खर्च आएगा बोल, एक कैलकुलेटर के पीछे कितना खर्चा, वो बोला एक कैलकुलेटर के पीछे 175 रुपया, जस्ट एग्जाम्पल। आपको कितना चाहिए, बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कितना बिल देने का, कुछ नहीं देने का। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैंने उसको पूछा कितना रे नोट्स का खर्चा कितना है, बोला 700 रुपीज़ पर स्टूडेंट। मैं बोला ठीक है सर, इतना इतना पेजेस है तो आपको 700 रुपीज़ पर स्टूडेंट खर्च आएगा। कितना चाहिए, मैं बोला नहीं अभी तो बैच चालू होने का बाकी है, बैच चालू हुआ तो बताऊँगा, अभी कितना देने का, कुछ नहीं देने का। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो 0 आर द स्टूडेंट्स, 0 इज द खर्चा, मोर आर द स्टूडेंट्स, मोर इज द खर्चा। एक स्टूडेंट आएगा तो 7,000, 2 स्टूडेंट आएगा तो 14,000, 3 स्टूडेंट आएगा तो 21,000, ऐसा मेरा खर्चा बढ़ते 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 जाएगा। तो दैट्स वाई दिस कर्व गोज अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्टार्ट्स फ्रॉम 0। समझ में क्या मतलब है? ये मेरे ख्याल से आपने इकोनॉमिक्स में भी सीखा रहेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया हुआ है, बट अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का कर्व कैलकुलेट करने का रहेगा वीसीपीयू का, तो मैं कैसे करूँगा, ये अगर मेरा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो बोलूँगा ये मेरा कर्व है वीसीपीयू, नेवर चेंजिंग इन पर नेट। तो ये 0 रहेगा तो भी 175 रुपया, एक बच्चा रहेगा तो भी 175 रुपया, 100 बच्चा रहेगा तो भी 175 रुपया, पर यूनिट में 175 कॉमन। कब तक, जब तक प्राइस लेवल चेंज नहीं होगी तब तक। और अगले साल प्राइस लेवल चेंज होगी तो मुझे बोलना पड़ेगा अभी नया रूल है। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? Got the idea what I'm trying to specify? Okay, so this is the diagram for VCPU, but generally we don't draw the diagram for VCPU. Generally we draw the diagram for TVC. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? घर के बच्चे समझा क्या रहे? यस सर। चलो फिर फटाफट से लिख लो। पहले कौन है? नहीं एक मिनट रुको, पहले डिस्कस कर लेता हूँ, बाद में एक साथ आराम से लिखो। ये कौन हो गया मेरा, वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ब्लू कलर। ओके, अब वेरिएबल कॉस्ट के साइड में बैठने को आ गया मेरा फिक्स कॉस्ट। इसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग है। इसका बिहेवियर क्या है, ऑलवेज चेंजिंग इन पर नेट बट नेवर चेंजिंग इन टोटल। जैसे कि क्लास का रेंट, क्लास का रूम का रेंट कितना है, 60,000 रुपया पर मंथ, खत्म। क्लास के रूम का रेंट कितना है, 60,000 रुपया पर मंथ। एक बच्चा आएगा तो भी 60,000, 10 बच्चे आएंगे तो भी 60,000, 60 बच्चे आएंगे तो भी 60,000, 100 बच्चे आएंगे तो भी 60,000। आप बच्चों को बीच में कुर्सी डाल के बैठाओ, नहीं तो भारतीय बैठक करके बैठाओ, आपका प्रॉब्लम, हमको कुछ फर्क पड़ता नहीं। ये रूम का रेंट 60,000 रुपया है। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ?
गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? मतलब अगर मेरे क्लास में एक ही बच्चा आया तो मेरा रेंट पर स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 60,000 अपॉन 1 इज इक्वल टू 60,000 पर स्टूडेंट। बट क्लास में 2 बच्चे आए तो 60,000 वैसे ही रहेगा, डिवाइड बाई 2 मतलब हो जाएगा 30,000 पर स्टूडेंट। अगर मेरे क्लास में 20 बच्चे आए तो 60,000 अपॉन 20 मतलब 3,000 पर स्टूडेंट। और अगर मेरे क्लास में 200 बच्चे आए तो 60,000 अपॉन 200। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूं? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। मतलब टोटल में कांस्टेंट बट पर यूनिट में चेंजिंग। वेरिएबल कॉस्ट का एग्जैक्टली उल्टा, इधर टोटल में चेंजिंग एंड नेवर चेंजिंग इन पर यूनिट। वेयर फिक्स कॉस्ट में क्या है? ऑलवेज चेंजिंग इन पर यूनिट, नेवर चेंजिंग इन टोटल, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज फिक्स कॉस्ट। फॉर एग्जांपल रेंट, डिप्रिसिएशन, एंड उसमें प्रेडिक्शन रूल क्या रखने का? ऑलवेज कंसिडर टोटल। तो लैंडलॉर्ड ने मुझे बोला सर अगले साल आपका रेंट बढ़ा दूं, तो मतलब वो क्या बढ़ा रहा है? पर स्टूडेंट का रेंट नहीं बढ़ा रहा है, वो मुझे 60,000 की जगह पे बढ़ा रहा है, 10% बढ़ा रहा है। सो टोटल में चेंज होगा, प्राइस लेवल में चेंजेस हो गए तो चेंजेस आर मेड इन टोटल व्हेन इट कम्स टू फिक्स कॉस्ट, एंड प्राइस लेवल में चेंज हुए तो दे आर मेड इन पर यूनिट व्हेन इट कम्स टू वेरिएबल कॉस्ट। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? घर के बच्चे समझा करें? हो सर। ओके, तो अगर मुझे इसका डायग्राम ड्रॉ करने का है टीएफसी का, टीएफसी में क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट। ये लेफ्ट एक्स एक्सिस पे क्या है मेरा? नंबर ऑफ यूनिट्स। वाई एक्सिस पे क्या है मेरा? टोटल फिक्स कॉस्ट। ओके, फिर मैं क्या बोलूंगा कि 0 यूनिट्स रहेगा तो भी इतना ही खर्चा है, और यूनिट्स बढ़ गया तो भी इतना ही खर्चा है। यूनिट्स के कितना भी बढ़ गया तो भी खर्चा इतने रहता है, 60,000 रुपये अपना रेंट पर मंथ है, वही खर्चा रहने वाला है। दैट मीन्स टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व कैन बी कंसिडर्ड एज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इट नेवर स्टार्ट फ्रॉम 0। इवन इफ देयर आर 0 यूनिट्स तो भी मेरा लैंडलॉर्ड बोलेगा सर आपके एक भी बच्चा नहीं, आपका बैड लक, मुझे मेरा 60,000 दे दो पर मंथ का। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? और अगर अगले साल मेरे पास 100 बच्चा लोग आ गया तो वो बोलेगा सर अभी आपका बिजनेस चल पड़ा, चलो अब मुझे ज़्यादा दूँ। मैं बोलूँगा सॉरी यार, लास्ट ईयर तो मुझे एक भी बच्चा नहीं था, फिर भी आपने रेंट मेरे पास से पूरा नाक दबा के पकड़ के वसूल कर लिया सर, अभी कुछ नहीं वसूल करने का, अभी जितना अपना फिक्स है उतने हिसाब से। बोलते सर लेकिन हर साल 10% से बढ़ेगा। 10% से बढ़ेगा तो क्या 60,000 का 10% बढ़ाने का, पर स्टूडेंट का 10% नहीं बढ़ाने का है। क्या समस्या मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्लियर? चला गो अहेड। तो ये कौन सा खर्चा हो गया? फिक्स कॉस्ट। तो अगर मुझे वेरिएबल को प्रेडिक्ट करने का तो आई विल स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम पर यूनिट, और फिक्स को प्रेडिक्ट करने का आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम टोटल। सबको समझा क्या? घर के बच्चे समझा क्या रहे? ओके जिया मैडम, चला गो अहेड? यस सर। वेरी गुड। चलिए अभी तीसरा खर्चा जरा अटपटा है, उसका नाम है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। उसका नाम है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कोई बोलता है सेमी वेरिएबल, कोई बोलता है सेमी फिक्स्ड। दोनों का मतलब सेम है। बोतल आधी खाली है, बोतल आधी भरी है, दोनों का मतलब सेम है। सेमी फिक्स, सेमी वेरिएबल, दोनों का मतलब सेम है। समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं? तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है कि नहीं है, कैसे ढूंढने का सर? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई वेदर इट इज सेमी वेरिएबल और नॉट? मैं बोलूंगा सिंपल, इट इज ऑलवेज चेंजिंग इन पर यूनिट एंड एट द सेम टाइम इट इज ऑलवेज चेंजिंग इन टोटल ऑल्सो। टोटल में भी चेंज होती है और पर यूनिट में भी चेंज होती है। मतलब ये कौन सी कॉस्ट है? सेमी वेरिएबल नहीं तो सेमी फिक्स कॉस्ट है। जो टोटल में चेंज हुई लेकिन पर यूनिट में चेंज नहीं हुई वो वेरिएबल है। जो पर यूनिट में चेंज हुई लेकिन टोटल में चेंज नहीं हुई वो फिक्स कॉस्ट है। और जो टोटल में भी चेंज होती रही और पर यूनिट में भी चेंज होती रही वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बिहेवियर के दो अलग अलग नेचर रहता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर भी बिहेवियर अलग तरीके का रहता है। एक को बोलता है स्टेप कॉस्ट, एक को बोलता है स्टेप कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट का एग्जांपल क्या है? लेट अस टेक एन एग्जांपल कि सपोज क्लास को आने का था तो नम्रता मैडम दूर से आ रही थी, उसने देखा रहे अपना बस निकल गया और अपने को ट्रेन भी नहीं मिलेगा, अभी लेट हो जाएगा, तो बोला आज मैं रिक्शा से जाती हूँ। सो नम्रता डिसाइडेड टू कम टू क्लास बाय रिक्शा। उसने रिक्शा वाले को पूछा, वो भाई यहाँ से मुझे जाना है अपना करवे रोड पे गरवारे कॉलेज के सामने, गरवारे मेट्रो स्टेशन के सामने, तो हमारा वहाँ पे क्लासेस है, मोरे क्लासेस, तो उधर तक जाने का कितना खर्चा? उसने बोला गरवारे में तक जाने का ओके मैडम, उसके लिए आपको 150 रुपये का खर्चा होगा, जस्ट एग्जाम्पल। सो नम्रता सेड ओके आई विल गो फॉर इट। रिक्शा में अकेले नम्रता बैठी हुई है, वो आ रही थी, तभी उसने देखा आर्य भी भाग भाग के आ रहा है, उसका भी बस टूट गया, उसका भी मेट्रो टूट गया, क्या करने का? तो उसने रिक्शा वाले को बोला भाई साहब जरा 1 मिनट रुकिए, और आर्य को उसने बोल दिया अंदर आके बैठो, साथ में जाएंगे। तो देन आर्य इज ऑल्सो सिटिंग इन द क्लास, इन द रिक्शा। प्लीज टेल मी, रिक्शा वाला चार्जेस बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा?
अभी वो 300 रुपये लेगा कि 150 रुपये लेने वाला है? 150 रुपये लेने वाला है। इसका मतलब एक बच्चा है तो भी 150 और 2 बच्चे बैठे हैं तो भी 150। फिर आगे आते आते उनका रिक्शा कोथरूड तक आ गया। उन्होंने देखा सिद्धांत भी भाग के जा रहा है, चल के। समझो मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो उन्होंने बोला अरे रिक्शा वाले भाई सब जरा रुको। सिद्धांत को बोला चल अंदर आके बैठ। तो बोला अभी रिक्शा वाला ज़्यादा चार्जेस लगा के 150 ही रखेगा, 150 ही रखेगा। इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, इट्स गोइंग टू रिमेन सेम। फिर आगे आ रहे थे। फिर उन्होंने देखा नंदिनी भी भाग के जा रही है। अब वो क्या बोलेंगे रिक्शा वाले को, भाई साहब अब उतर जाओ, हम लोग रिक्शा लेके जाते हैं, क्योंकि रिक्शा में 3 प्रवासी, ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। अब क्या करना पड़ेगा बोलो? अगर नंदिनी को मदद करनी है तो क्या करना पड़ेगा? अभी अपने को और एक रिक्शा हायर करनी पड़ेगी, क्योंकि एक रिक्शा में 3 लोग हैं, 4 लोग तो नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? 2 रिक्शा लेनी पड़ेगी। फिर 2 रिक्शा में कैसे बैठेगा तुम डिसाइड करो। एक में 3, दूसरे में 1, दूसरे में 3, पहले में 1, नहीं तो इसमें 2, उसमें 2, इसमें ये वाले 2, उसमें वो वाले 2, क्या कैसे बैठने का तुम डिसाइड करो। बट 2 रिक्शा तो करनी पड़ेगी। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? मतलब कॉस्ट, एक बच्चे तो भी इतनी है, 2 बच्चे तो भी इतनी है, 3 बच्चे तो भी इतनी है, और 4 बच्चे हो गए तो फट से बढ़ गई, स्टेप अप। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज स्टेप कॉस्ट। फिर अभी अगर नंदिनी आ रही थी, दोनों रिक्शा चल रही थी और देखा प्राजक्ता दिख रही है भाग के, हमने बोला चलो रुको प्राजक्ता को अंदर ले लेते हैं। तो अभी क्या होगा? 2 रिक्शा का खर्चा सेम टू सेम। फिर चलो आगे गए, सुकेश भी भागते भागते दिख रहा है, बोलो सुकेश को अंदर चलो, फिर भी खर्चा उतना ही रहेगा। और बाद में अगर दिखता है कि श्रुति भाग के जा रही है, हम बोलेंगे रुको अभी क्या करना पड़ेगा, तीसरी रिक्शा लेनी पड़ेगी। तो पहले एक बच्चे के लिए 150, 2 बच्चे के लिए 150, 3 बच्चे के लिए 150, और बाद में इमीडिएटली 300, फिर बाद में 300, 300, 300, 300, 300, बाद में इमीडिएटली 450। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? सो इट चेंजेस एज अ स्टेप, इट चेंजेस एज अ स्टेप। थोड़े पीरियड के लिए फिक्स्ड है, थोड़े पीरियड के लिए वेरिएबल है, थोड़े पीरियड के लिए फिक्स्ड है, थोड़े पीरियड के लिए वेरिएबल है। सो दिस इज वन टाइप ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एक टाइप का बिहेवियर है, बट कुछ कुछ जगह पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट का और एक अलग टाइप का बिहेवियर नजर आता है। एग्जाम्पल, प्राजक्ता मैडम ने टिफिन नहीं लाया है, तो प्राजक्ता मैडम को टिफिन खाने को जाने का, मैंने टिफिन के लिए छुट्टी दे दिया, 2 बजे अपना लेक्चर छूट गया, बोला अभी आधा घंटे का ब्रेक है, आप लोग ब्रेक में खाना खाने को जाओ। तो प्राजक्ता ने देखा अरे यहाँ पे वैशाली होटल है, रूपाली होटल है, उधर जाएंगे। रूपाली में गई वो, उसको बोला थाली देना, तो उसने बोला थाली का मैडम कौन सा चाहिए, स्पेशल थाली, नॉर्मल थाली? बोले नहीं नॉर्मल थाली ठीक है, स्पेशल थाली का कुछ ज़रूरत नहीं है, नहीं तो क्लास में नींद आएगी, और सर तो एसी बंद करते नहीं है तो डिफिकल्टी होती है। ओके, तो इन दैट केस हमने बोला चलो ठीक है। फिर तो उसने बोला मैडम 150 रुपये लगेगा। प्राजक्ता ने बोला हाँ चलेगा ठीक है, 150 रुपये लगेगा। सो 150 रुपीज़ का थाली, उसके अंदर क्या 5 सब्जी आएगा, दाल आएगा, और 1-2 रोटी आएगा, या फिर चपाती जो भी कुछ रहेगा वो, और थोड़ा राइस रहेगा, दही रहेगा, और एक स्वीट डिश कुछ तो रहेगा। ऐसा पॉइंट उसने बोला था। प्राजक्ता को अच्छा लगा खाना, उसको भूख लगी थी, और जब उसने दोनों रोटी खा के हो गया तो उसको समझा कि अपने को और भूख है, तो उसने बोला कि मुझे और एक रोटी चाहिए। उसने बोला ठीक है सर, ठीक है मैडम, आपको ना लेकिन एक रोटी के लिए 20 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब अगर उसने सपोज वो 2 रोटी खाई रहती थी और राइस खाया रहता था और सब्जी खाया रहता था, तो इन दैट के 150 रुपये देने का काम खत्म। सपोज 2 रोटी की जगह पे उसने 1 रोटी खाया, उसका पेट भर गया, बोलते 1 रोटी नहीं चाहिए, बोलते वो मैडम आप खाओ मत खाओ, हमको कुछ फर्क पड़ता नहीं, 150 रुपये देना ही पड़ेगा। समस्या मैं कैसे बोल रहा हूँ? कम खाओगे तो भी 150 रुपया, और उतना पूरा खाओगे तो भी 150 रुपया, लेकिन ज्यादा खाओगे तो एक रोटी के पीछे 20-20 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्या समस्या मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो दिस इज नॉट लाइक एक बच्चा तो ऐसा, 2 बच्चा तो वैसा। अगर प्राजक्ता आज खाना खाने को गई, उसको अच्छा लगा, उसने नम्रता को बोला अरे तू भी आ जा कल, नम्रता गई, तो ऐसा नहीं बोल सकता अरे रिक्शा वाले ने हमको क्या बोला था कि नम्रता बैठी तो भी 150, और साथ में आर्य बैठा तो भी 150, तो कल प्राजक्ता ने खाया तो भी 150, अब नम्रता खाएगी तो भी 150। बोलेगा नहीं, वो अलग वाला सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, उसमें कैपेसिटी क्रिएट किया रहता है। एक कैपेसिटी कितना है? एक रिक्शा का कैपेसिटी 3 लोगों का कैपेसिटी है, तो जब तक पूरा कैपेसिटी खत्म नहीं होगा तब तक 150 रुपये वैसे ही रहेगा। लेकिन जब आप मेरे पास खाना खाने को आ रहे हो, तो यहां पे नहीं बोलने का कि एक थाली में हम दोनों खाएंगे और 150 रुपये लगाएंगे, दैट्स नॉट द केस। समझे मैं कैसे बोले? मेरा होटल में बहुत बड़ा कैपेसिटी है, यहाँ पे 40 लोग बैठ सकते हैं, 50 लोग बैठ सकते हैं, तो आप क्या पूरा क्लास को लेकर आओगे बोले 150 रुपये लगाओ करके? दैट्स नॉट द केस। तो यहाँ पे खर्चा कैसा है? पर प्लेट के हिसाब से, तो ये 150 रुपये रहने वाला है, और उस प्लेट के अंदर अगर आपने एक्स्ट्रा रोटी लिया तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करते जाना पड़ेगा। सो दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अ पर्टिकुलर लिमिट सेम, बट उसके बाद में पर एवरी एक्स्ट्रा रोटी 20 रुपीज एक्स्ट्रा, 20 रुपीज एक्स्ट्रा, 20 रुपीज एक्स्ट्रा। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो in that case I can specify always changing in per net and always changing in total is called as semi variable cost. This is what is the rule for estimation, sorry identification कि semi variable है कि नहीं करके। और बाद में prediction के लिए क्या करना पड़ेगा? prediction के लिए पहले अपने को semi variable cost के 2 टुकड़े करने पड़ते हैं, एक फिक्स्ड कंपोनेंट और एक वेरिएबल कंपोनेंट।
फिक्स्ड कंपोनेंट को एस्टिमेट करने का बाय लुकिंग एट टोटल एंड वेरिएबल कंपोनेंट को प्रेडिक्ट करने का बाय लुकिंग एट पर यूनिट। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो सेमी वेरिएबल कॉस्ट को आइडेंटिफाई कैसे करने का, ऑलवेज चेंजिंग इन पर यूनिट एंड ऑलवेज चेंजिंग इन टोटल, तो इट इज कॉल्ड ए सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और उसको प्रेडिक्ट कैसे करने का, डिवाइड द कॉस्ट इनटू टू एलिमेंट्स, फिक्स्ड कंपोनेंट एंड वेरिएबल कंपोनेंट। फिक्स्ड कंपोनेंट इज प्रेडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एंड वेरिएबल कंपोनेंट इज प्रेडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट। इसका डायग्राम कैसे बना सकते हैं? ये जो डायग्राम है, सॉरी, इस डायग्राम को देख के बताओ आपको क्या लगता है ये कौन सा डायग्राम है? ये अपना वैशाली होटल, रूपाली होटल का डायग्राम है कि अपना रिक्शा का डायग्राम है? सिद्धांत को लगता है वैशाली रूपाली का डायग्राम है, और किसी को कुछ दूसरा ऑप्शन लगता है? घर के बच्चे आपको क्या लगता है? रिक्शा का। मेरे ख्याल से रिक्शा का रहता तो फिर इसमें तुमको स्टेप नजर आती थी। इसमें स्टेप नजर आ रही है कि देखो जरा, नहीं आ रही है। दैट मीन्स दिस इज बेसिकली वैशाली रूपाली। रिक्शा का डायग्राम ऐसा वाला डायग्राम है, समझे क्या मैथिली? हाँ सर। यहाँ पे क्या है, 150 रुपया कंपल्सरी देना पड़ेगा। आप खाओ, आधा खाओ, पूरा खाओ, 150 रुपया पूरा देना ही पड़ेगा आपको। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? आपने एक रोटी खाया, आपने आधा रोटी खाया, आपने एक ही नहीं वाला खा के अरे 2:30 बज गया, क्लास चालू हो गया, चलो भगवा क्या है, तो भी 150 रुपये दे देना पड़ेगा। तो बोलोगे अरे एक ही नहीं वाला खाया मैंने यार, अभी तक कुछ खाया नहीं, रख दो। बोलते नहीं सर, पेमेंट पूरा करके जाओ, आपने नहीं खाया आपका प्रॉब्लम है। सबको समझा मैं कैसे बोला? तो 150 तो फिक्स है ही, और उसके ऊपर एक एक रोटी के लिए 20-20 रुपये, 20 रुपये एक्स्ट्रा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो दिस इज वैशाली रूपाली का अपना फॉर्मेट, एंड दिस इज एक बच्चा रहेगा तो भी 150, 2 रुपये बच्चा रहेगा तो भी 150, 3 बच्चा रहेगा तो भी 150, और बाद में चौथा बच्चा आया तो एकदम फट से बढ़ गया 300, फिर 300, 300, 300 डांस किया, फट से बढ़ गया 600, सॉरी 450। क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? ऐसा बढ़ते बढ़ते जाएगा। गॉट द आइडिया सुकेश सर? घर के बच्चे? यस सर। हो सर। ओके चलो जी, ऐसा करो, पहले आप ब्लू कलर को लिख लो। कंप्लीट?
कंप्लीट, डायग्राम ड्रॉ कर लो। कंप्लीट। चलो अभी येलो वाला, फिक्स्ड कॉस्ट का बिहेवियर। कंप्लीट। डायग्राम ड्रॉ कर लो उसका भी। सिंपल डायग्राम है। एंड नाउ कम्स द पिंक वन, सेमी वेरिएबल। आज जो सिखाया हुआ है एक बार घर पे फिर से देख लेने का, क्योंकि कल मैं जो प्रॉब्लम करूंगा उसमें सेमी वेरिएबल के साथ मेरे को बहुत सारा खेलने को मिलने वाला है। एक प्रॉब्लम मैं करूंगा, एक प्रॉब्लम आपको करने का रहेगा। क्लास में इमीडिएटली छोटा छोटा टेस्ट आता है कि नहीं आता है? मज़ा आएगा आपको, देखो इतना खुश हो जाओगे ना तुम लोग। कॉस्टिंग में 100 में से 100 मार्क लेके आने का आता है, आराम से आ सकता है। मन शांत रखोगे तो कुछ टेंशन नहीं है। Complete. For prediction purpose, divide the cost in two elements, fixed and variable. Fixed element is predicted on the basis of total and variable element is predicted on the basis of per unit. काम खत्म, पैसा हजम, एकदम मस्त।
क्लियर। डायग्राम ड्रॉ कर लो, उसके दो डायग्राम्स है, ए TSVC which is having a fixed component as well as a variable component, and दूसरा TSVC where it works like a step and ladder. TVC और TFC के एक ही डायग्राम है, और TSVC में लेकिन दो अलग अलग टाइप का बिहेवियर दिखता है, इसलिए उसके दो अलग अलग डायग्राम्स हैं। समझे क्या? घर के बच्चे समझे क्या? हो सर। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल 12 बजे मिलेंगे और कल इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मिलेंगे ना कल? कह रहे बच्चा लोग? Yes, sir. ओके, चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, Bye. बाय बाय सर। बाय।